ठीक है। अरे यार आप हाँ ना तो बोलते ही नहीं हो कुछ, अभी कैसे पता चलेगा मुझे, आप कुछ तो बोलो। ठीक है, अंडर राइटर और वो आपके शेयर निकालेगा कहाँ पे, मार्केट में। फिर आपको और क्या चीज़ बताई थी, और क्या चीज़ बताई थी आपको? एक चीज़ आपको बताई थी FII क्या होता है, एक चीज़ आपको बताई थी FDI क्या होता है। ठीक है, क्या बोला था ये 10% से कम, लेस देन 10%, और ये क्या बोला था मोर देन 10%। ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, ऐसा बताया था। और क्या बताया था इसमें, किसमें? पोर्टफोलियो वाले में। इसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, ये भी बताया था। इसमें रिस्क कम है, रिस्क कम क्योंकि फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो इनके दिमाग में ये नहीं है कि हम अचानक से कहीं और पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, है ना। ये बताया था। और क्या बताया था? रिस्क क्यों ज़्यादा, ये नहीं बताया था? बताया तो था। अरे मैंने बताया नहीं था आपको कि FII जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है, उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ 5-6 इतना % किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं जहां पे उसको लगेगा कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, रिटर्न ज़्यादा है, और अचानक से उसे लगेगा कि अब मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से अपना सारा पैसा निकाल लूँ और फिर कहीं और किसी कंट्री में वहाँ के शेयर मार्केट में जाके पैसा लगाऊँ, है ना। तो अचानक से अगर वो पैसा निकालेंगे तो अचानक से, मैंने आपको बोला था अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से निकल जाएगा, तो अचानक से शेयर का वैल्यू नीचे गिर जाता है। ये बताया था ना मैंने आपको, कल ही तो बताया था ना। तो ये भी बताया था मैंने, रिस्क वैल्यू क्यों ज़्यादा है, कि रिस्क FPI में क्यों ज़्यादा है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसको मैंने कहा था पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट बताया था। पार्टिसिपेटरी नोट में मैंने आपको क्या कहा था कि कोई फॉरेन का पर्सन, नहीं, पार्टिसिपेटरी नोट से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसका नाम था ADR बताया था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में मैंने क्या कहा था कि मैं एक इंडियन कंपनी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फॉरेन में किसी कंट्री में अपने शेयर लिस्ट करूँ। ठीक है, फॉरेन में किसी कंट्री में अपने शेयर लिस्ट करूँ, पर और डॉलर में वहाँ से पैसा लूँ और फिर उससे कुछ इन्वेस्टमेंट हो, मैं कुछ करूँ नया बिजनेस। लेकिन आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अपने शेयर लिस्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के किसी बैंक के पास जाके अपने शेयर के इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, शेयर को आपने कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किसमें, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, और फिर वो ADR को वो अपने लोकल शेयर मार्केट में लिस्ट करवाएंगे और फिर वहाँ के लोग खरीदेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे डॉलर में, और फिर आपको इसका डिविडेंड भी डॉलर में देना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था किसके बारे में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। फिर हमने क्या कहा था, 2016 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसे ही जैसे ADR है वैसे ही हम क्या लाएंगे, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या लाएंगे, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसमें सेम चीज़, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके अगर, बाहर की कोई कंपनी इसलिए इन्वेस्ट कर सकती है कि उनको लगेगा कि यहाँ पे इंडिया का शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है। जैसे आप देखो, बाहर का ऐसा हो सकता है ना कि किसी कंट्री में अभी अचानक से शेयर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा हो, इंडिया में भी हमेशा हर टाइम शेयर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा होता है ना। अभी कल ही आपने देखा कि कल से एक दिन पहले अचानक से 700-800 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा था और कल फिर ऊपर चढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो जब उनको लगेगा कि हाँ किसी कंट्री का शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कोई अच्छी, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि कोविड के टाइम पे भी हमारी यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एडटेक इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही थी, तो FII इंक्रीज हुआ था, है ना। तो अगर किसी को लगेगा कि यहाँ पे अगर मेरी कंट्री में अगर मैं शेयर लॉन्च करूंगा तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर मैं बाहर करूंगा तो क्या पता कर लें। ठीक है, अगर वहाँ का शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है तो तब ऐसी चीज़ हो सकती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक ADR हो गया, एक भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गई। फिर मैंने आपको बताया था पार्टिसिपेटरी नोट। फिर पार्टिसिपेटरी नोट में क्या कहा था, एक बाहर की कंपनी है, वो चाहती है
बाहर की कोई कंपनी या बाहर का कोई भी फॉरेन पर्सनल है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूँ, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। बाहर का कोई फॉरेन पर्सनल चाहता है कि वो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि वो सेबी के थ्रू परमिशन ले। मतलब यहाँ पे कोई वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं करवाना चाहता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता है, वो इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना चाहता। तो वो क्या करेगा, वो बीच में एक इंटरमीडिएटरी, जिसको आप बोलोगे एक FII की इंटरमीडिएटरी, इससे डील करने वाली जो इंटरमीडिएटरी होगी, जैसे मैंने आपको एक बताया था HSBC ये काम करती है, ठीक है। तो वो उसके पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई मेरे को इतना अपना पैसा जो है वो इतने मेरे पैसों के शेयर आप खरीद लो, तो उसके इक्विवेलेंट वो आपको क्या यहाँ पे देगा, ये पार्टिसिपेटरी नोट। और अब जो इसने पैसा लगाया है उस पर तो ये लोगों को क्या पता चलेगा, वो तो HSBC ने लगाया, उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये पीछे किस फॉरेन पर्सनल ने लगाया। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि पार्टिसिपेटरी नोट ये चीज़ होती है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इसके बहुत सारे नुकसान है। एक वही आपको मैंने बताया कि एनोनिमिटी है और फिर पता नहीं चलता है, और फिर मैंने बोला कि सरकार बोलती है कि आप इस पर अपना कैपिटल गेन्स टैक्स जो है उसको अवॉइड कर रहे हो, बताया था कल। एक बोला था कैपिटल गेन्स टैक्स अवॉइड कर रहे हो, दूसरा मैंने कहा था कि इसके थ्रू वो हवाला का ट्रांजैक्शन वगैरह भी हो सकता है ना, कि कैसे पॉलिटिशियन या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें पैसा लगा के अचानक से फाइनेंशियल टेररिज्म फैला सकते हैं, ठीक है ना। कल हमने इतनी बात की थी, इससे ज़्यादा कोई बात हुई थी या इतनी बात हुई थी? कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बात हुई थी, पता चल गया ना आपको कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। उसमें दो टाइप होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म, वो जब फिर पढ़ेंगे टैक्स के बारे में तो आप देख। अभी आप एक चीज़ देखो कि ये क्या चीज़ होती है। आप देखो एक इन्वेस्टर होता है जिसका नाम है बुल इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है बियर इन्वेस्टर। फिर आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड क्या होता है थोड़ी देर में। बुल इन्वेस्टर तो मतलब वो इन्वेस्टर जो चाहता है कि जिसके दिमाग में है कि शेयर मार्केट जो है वो उठेगा, ठीक है, मतलब राइज करेगा, है ना, जो सोचता है कि शेयर मार्केट राइज करेगा, वो क्या है आपका बुल इन्वेस्टर। और बियर इन्वेस्टर कौन है? जिसके दिमाग में ये डर रहता है कि मैंने कोई 500 का शेयर खरीदा था, वो कल को जाके 400 का फिर 300 का ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, तो अगर 300 का बेचूंगा फिर नुकसान होगा, चलो मैं इसको 400 का बेच के निकल लेता हूँ, ठीक है। बुल इन्वेस्टर क्या सोचेगा? बुल इन्वेस्टर सोचेगा कि कोई शेयर है मानो 100 रुपये का चल रहा है, तो वो जम के इसकी खरीदारी करेगा। अगर इसकी खरीदारी होना स्टार्ट होगी तो फिर ये 100 का, फिर इसकी रेट बढ़ेगा, ठीक है, ये इसका रेट बढ़ाएगा, ठीक है, 100 का 200 का, फिर जैसे इसका रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग इसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है ना। लोग बोलेंगे कि इसका तो रेट बढ़ रहा है, हम भी खरीद लेते हैं, है ना। तो जो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ और इस शेयर का रेट बढ़ जाएगा, वो आप कहलाओगे बुल इन्वेस्टर। और जो चाहता है कि भाई ये तो गिर जाएगा नीचे, फॉल, ठीक है, और जो डरता है हमेशा मार्केट से, उसको आप बोलोगे बियर इन्वेस्टर। जी बिल्कुल वैसे ही लिए, है ना। बुल वो सींग से ऊपर चढ़ाता है और बियर ऐसे पंजे से नीचे करता है ना। बुल इन्वेस्टर और बियर इन्वेस्टर। फिर देखो ऐसा हो सकता है कि एक बंदा किसी कंपनी के लिए बुल इन्वेस्टर है और फिर किसी दूसरी कंपनी के लिए बियर इन्वेस्टर है। ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक बंदा जो है वो हमेशा बुल इन्वेस्टर है या बियर इन्वेस्टर है। ऐसे क्यों बोला जा रहा है भाई? कहीं आपको कोई पूछ ले सवाल तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ शेयर मैंने पढ़ा था तो मुझे पता है ये क्या है। मानो कोई रियल एस्टेट की कंपनी है या कोई IT की कंपनी है, तो रियल एस्टेट के लिए उसके दिमाग में चलता है कि भाई यहाँ पे मेरे को नुकसान हो जाएगा। कोई सीमेंट की इंडस्ट्री है, उसके शेयर खरीदें, तो हो सकता है उसके दिमाग में उसके लिए हो कि इसका प्राइस जो है गिर जाएगा तो मैं इसको बेच देता हूँ, तो उस चीज़ के लिए वो बियर इन्वेस्टर हो। और IT कंपनी उसको लग रहा है कि अभी तो बूम पीरियड चल रहा है, इसके शेयर तो अभी चढ़ जाएंगे, तो उसके लिए वो क्या पता बुल इन्वेस्टर हो, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है किसमें? बुल इन्वेस्टर और बियर इन्वेस्टर में। तो अभी तक आपको शेयर के बारे में मोटी मोटी जो चीज़ थी आपको समझ आ गई। आप देखो एक चीज़ है जिसको आप बोलते हो म्यूचुअल फंड्स।
एक चीज़ है जिसको आप बोलते हो म्यूचुअल फंड्स। आपने ऐड पढ़ी होगी, वो म्यूचुअल फंड की ऐड आती है, फिर नीचे तेज तेज बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। आप देखो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि मानो एक कोई इंटरमीडिएटरी है, कोई म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है ना, मानो कोई म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड को जो चलाने वाली कंपनी, मानो इस बॉक्स में उसने बहुत सारे शेयर और बॉन्ड इकट्ठा करके रख दिए हैं, बहुत सारे शेयर और बॉन्ड इकट्ठा करके रख दिए हैं, और आप यहाँ पे एक इन्वेस्टर हो, आप एक इन्वेस्टर हो। आप चाहते हो कि भाई अभी आप देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखो मेरे जैसा अगर कोई बंदा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, लेकिन अब मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं कौन सा शेयर खरीदूँ, कौन सा शेयर ऊपर चढ़ेगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, है ना, समझ आ रही है, मेरे को नॉलेज नहीं है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मेरा कोई काम आसान कर दे, तो वो काम आसान करने के लिए आपकी ये म्यूचुअल फंड टाइप की स्कीम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक बीच में बंदा है जो ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसने अपने पास किसी सेलेक्टेड कंपनीज के कुछ शेयर बॉन्ड इकट्ठा करके रखे हैं, ठीक है, और आपको बोला है कि ठीक है आप इतना मंथली मुझे पैसा दे दिया करो। जैसे आपने ऐड देखी होगी कि 500 रुपये से आप जो है म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, 500 रुपये महीना, है ना, क्या 500 रुपये महीना मुझे प्रीमियम दो, ठीक है, मैं आप जितना भी प्रीमियम दोगे मैं अपने हिसाब से उसको सेलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, और आपका यहाँ पे उन्होंने फिक्स रखा होता है कि आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है तो आपको जो है इतना प्रॉफिट होगा। जैसे वो फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आप अगर 5,000 रुपये वाली पॉलिसी खरीदते हो, 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड वाली आप पॉलिसी खरीदो, महीने का आप 5,000 रुपये दिया करो, आपको रिटर्न जो है वो 10% दे दिया करेंगे, या मानो 15% आपको हम दे देंगे म्यूचुअल फंड पे। लेकिन मानो जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसने तो आपसे प्रीमियम में पैसा लिया, वो भी तो प्रीमियम में कहीं शेयर बॉन्ड में लगा रही है, ठीक है, अब फिर उसका बीच में कुछ मार्जिन होगा, वही तो तभी तो ये कंपनी चल रही है ना, तो उसको आपको क्या मिलेगा, वो तो म्यूचुअल फंड जो आप सब्सक्राइब करते हो उसी पे लिखा होता है, ठीक है, खुद वो क्या करती है पैसा आपका लेके कुछ अच्छे जो शेयर होंगे जैसे रिलायंस, टाटा वगैरह, ठीक है, कुछ अच्छे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, ठीक है, कुछ और अच्छे बॉन्ड होंगे, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करेगी, वहां से जब आपका पैसा डबल होगा जितना भी होगा, ठीक है, आपने देखा होगा आप अलग से अगर आप कभी देखो जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, ठीक है, या फिर ICICI म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आप इनका कभी साइट खोल के देखना, उस पर लिखा होता है कि हमारा जो रिटर्न है, हमारा जो पुराना अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो हमारे इस पे 18%, किसी पे 20%, ये हमारा एवरेज ऐसा रिटर्न रहता है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब ऐसा फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट नहीं करो, आप से कोई ये भार उतार ले और फिर वो उसकी सिरदर्दी है कि वो ये शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, मुझे तो अपना एक पर्टिकुलर प्रीमियम का पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इस सारी जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप देखो इसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो हो सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, या तो हो सकता है डेट वाला म्यूचुअल फंड, और या तो हो सकता है मिक्स टाइप। आपने ऐड सुनी होगी तो वहां पर भी लिखा होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। एक आजकल ऐड आती है वो बोलता है कि यार म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड सही है ना, आती है ना, आपने टीवी देखा होगा, वो कौन रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, आप वहाँ पे, और फिर वहाँ से झूले में बैठे होते हैं ऐसे करके, यहाँ बैठा यहाँ, और बीच में ऐसे, तो यहाँ दिखाते हैं इक्विटी, यहाँ दिखाते हैं डेट। वो दिखाया होता है कि वो कंपनी जो है वो किस, जब आपसे प्रीमियम में पैसा ले रही है तो वो किस में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। एक हो सकता है जो सिर्फ इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, तो जब आप म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब कर रहे हो उस पर लिखा होगा कि आपका इक्विटी टाइप का है, आपका डेट टाइप का है, या आपका मिक्स टाइप का है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, वही आपको पता है कि उसमें फायदा क्या है, ठीक है, आपको पता है इक्विटी टाइप का होगा तो उसमें रिलेटिवली कुछ आपका प्रीमियम और इंटरेस्ट रेट में कुछ फर्क होगा एज कंपेयर टू जो बॉन्ड डेट वाला होगा, और मिक्स्ड वाले का भी कुछ फर्क होगा, ठीक है, प्रीमियम और इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो आप सब्सक्राइब करना चाहते हो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है, या डेट टाइप का म्यूचुअल फंड है, या मिक्स टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक्चुअल में किस में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। कोई डाउट?
अभी तक कोई डाउट? अभी कोई डाउट नहीं है ना? म्यूचुअल फंड समझ आ गया ना? म्यूचुअल फंड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कोई म्यूचुअल फंड पूछे तो आप बोलोगे म्यूचुअल फंड भाई वो तो क्या होता है कि एक कंपनी होती है, एक फंड। फंड मतलब फंड क्या होता है? फंड होता है मतलब एक कोई डब्बा है ना। आप बोलो कि मेरे पास पैसा है, फंड मतलब उसमें कुछ पैसा पड़ा है। आप मानो एक डब्बा जिसमें किसी सेलेक्टेड कंपनी के अच्छे वाले शेयर और बॉन्ड पड़े हैं, और फिर कोई म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी आपसे प्रीमियम के रूप में पैसा लेती है और फिर अपने हिसाब से कुछ सेलेक्टेड शेयर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करती है, और आपका यहाँ पे प्रीमियम लिखा होता है कि आपको इतना मंथली पैसा देना है और हम आपको म्यूचुअल फंड में इतना पैसा वापस करेंगे। ठीक बात है? सर अगर वो शेयर डूब जाए तो फिर भी उसको उतना ही रिटर्न मिलेगा? कौन से शेयर? बिल्कुल मिलेगा, वो इसका काम है, वो इसका काम है। हम देखेंगे आगे एक चीज बोलते हैं जिसको क्रेडिट गारंटी स्वैप। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी स्वैप, ठीक है। उसमें इस म्यूचुअल फंड का यही फायदा है। आप वहां पे शेयर में पैसा इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में, मैंने मानो डायरेक्टली जाके किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और फिर वो डूब गई, ठीक है, तो रिस्की गेम है, ठीक है। यहाँ आपका काम नहीं है, यहाँ पे अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी का काम है, ठीक है। आपने म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा दे दिया, अब वो उसका काम है। अगर वो जहां पर भी उसने इन्वेस्ट किया है, कंपनी डूबी नहीं डूबी, उसका काम है आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना। यही म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे ही काम करती है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि ये तो कुछ अच्छे शेयर बॉन्ड होंगे, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला? म्यूचुअल फंड जो है वो कुछ अच्छे शेयर बॉन्ड है, ठीक है। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हेज फंड, ठीक है। एक चीज है जिसका नाम है हेज फंड। हेज फंड क्या है? वो भी ऐसा ही एक बॉक्स है, पर इसमें क्या है? इसमें सारे रिस्की वाले जो है ना, रिस्की वाले शेयर बॉन्ड है। रिस्की वाले शेयर बॉन्ड का क्या मतलब? भाई प्रीमियम ज्यादा दे रहे होंगे लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई पुराना अच्छा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। उनका कोई पुराना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो जो है कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। बड़ी गेम है, आप अगर पैसा लगाओगे चल गया तो चल गया, नहीं हुआ तो डूब गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? हेज फंड क्या होता है? भाई म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन ये कुछ रिस्की शेयर और बॉन्ड होते हैं और लोग उसमें अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो करेंगे। लेकिन आप देखो कि ये रिस्की शेयर और बॉन्ड में कौन सब्सक्राइब करेगा? इसमें तो देखो भाई नॉर्मल जनता सब्सक्राइब नहीं करती है। हेज फंड में सिर्फ कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास कोई बहुत एक्सेस में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। कोई बहुत बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, मल्टी बिलियनर वगैरह, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारे पास पैसा पड़ा है, हम ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे किसी कंपनी के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर काम चल गया, जिनको नुकसान से कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। तो मेरे आपके जैसा कोई नॉर्मल बंदा होगा तो हम बोलेंगे हम हेज फंड में कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड हाँ वो तो क्या होता है, और हेज फंड मतलब रिस्की शेयर और बॉन्ड होंगे, वहाँ पे तो नॉर्मल जनता सब्सक्राइब नहीं करती है। वहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन वगैरह जिसके पास एक्स्ट्रा कोई कैपिटल है तो वो वहाँ पे कुछ सब्सक्राइब करता है, उसको आप क्या बोलोगे? हेज फंड, ठीक बात है। म्यूचुअल फंड और हेज फंड में आपको अंतर समझ आ गया? किसका? हाँ इसमें ज़्यादा भाई रिस्क, जहाँ पर रिस्क है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। जहाँ रिस्क होगा वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, लेकिन इसी चीज़ का रिस्क है, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब भरोसा नहीं है कि वो आपको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था जो गिल्ड एज सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर कोई मानो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, अगर कोई G-Sec है और वो आपको 8% ही मानो दे रही है, और मानो कोई दूसरा किसी कंपनी ने अपना बॉन्ड निकाला है, ठीक है, और वो आपको दे रही है 12%, ठीक है, बॉन्ड है ना। तो इसको मैंने क्यों कहा था ये गिल्ट एज सिक्योरिटी? क्योंकि भाई यहाँ पे भरोसा है कि मेरे को 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जरूरी नहीं है कि भाई ये कंपनी मुझे 12% देगी भी कि नहीं देगी। आप थोड़ा सोचोगे खरीदने से पहले, तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं 4% कम है, लेकिन एटलीस्ट मैंने 8% भी क्यों डाला था? क्योंकि मेरे को बाकी जगह पे 8 भी नहीं मिल रहा है ना। मैंने 8 में भी क्यों डाला? क्योंकि मेरे को बाकी जगह 8 भी नहीं मिल रहा है। अब मैं ज़्यादा लालच दिखा रहा हूँ कि भाई 8 नहीं, मेरे को तो 12 वाला चाहिए, तो फिर अगर आप इतना खुद में रिस्क ले रहे हो तो फिर आपको रिटर्न में भी उतना रिस्क मिलेगा, ठीक है।
ठीक बात है। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और हेज फंड क्या होता है। ठीक है, फिर आप देखो कि ये सेंसेक्स क्या चीज़ है। सेंसेक्स को आप बोलते हो ये सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स को आप क्या बोलते हो? सेंसिटिव इंडेक्स। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपका फाइनेंशियल मार्केट है और आपने पैसा लेना था, है ना, इक्विटी, और यहाँ पे क्या था? मनी मार्केट था, यहाँ पे था कैपिटल मार्केट, और उसके दो टाइप थे, एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। आपने फर्स्ट टाइम अपना शेयर निकाला था तो आपको पता था कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए कहीं से, है ना। तो आपने क्या किया था, आप कैपिटल मार्केट में गए और उसके प्राइमरी वाले में जाके आपने अपने शेयर निकाल दिए, है ना, है ना। तो अब मैंने क्या कहा था, वो आपका आईपीओ हो गया या आपका एफपीओ हो गया, है ना। फिर मैंने क्या कहा कि किसी ने ले तो लिया है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपको सीधे कंपनी से लेने थे तो आपको इधर प्राइमरी मार्केट में जाना था। अगर आपने ले लिए और आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप किसी और दूसरी बंदे को बेचना चाहते हो, जैसे आपने बॉन्ड में देखा था कल, है ना, आपने बॉन्ड में देखा था ना कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड देखी थी। बॉन्ड प्राइस क्या रिलेशन था इनमें? था, ऐसा था, बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेशन टू बॉन्ड यील्ड, है ना। क्या बॉन्ड भी जो है वो किसी और को बेच पा रहे थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो ये सेंसेक्स क्या चीज़ है? सेंसेक्स है आपका जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे आपकी जो 30 लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, 30 लिस्टेड कंपनीज, उनके शेयर्स कि जहाँ परचेज और रीसेल, जहाँ पे बाई और सेल आप करते हो, जहाँ बाई और सेल आप करते हो, उसको आप क्या बोलते हो? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और वो जो इंडेक्स होता है उसको आप क्या बोलते हो? सेंसेक्स। जो इंडेक्स आपको बताता है कि शेयर ऊपर चढ़ रहा है, शेयर नीचे चल रहा है, उसको आप बोलते हो ये सेंसेक्स है, ठीक है, जो बता रहा है कि शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ा या नीचे गिरा। अभी कैसे पता चलेगा भाई ये सेंसेक्स में क्या है और क्या ये चीज़ है? आप देखो क्या हुआ होगा, अगर कोई कंपनी, अब कोई कंपनी थी, मैंने आपको कहा था कि उसको पहली बारी पैसा लेना था, उसने आईपीओ लॉन्च किया होगा और कुछ शेयर अपने बेचे होंगे। मानो इसके पास कोई 1 लाख शेयर है, इसके पास खुद के 1 लाख शेयर थे और इसने आईपीओ लॉन्च किया। मानो उस आईपीओ जब इसने लॉन्च किया तब 70,000 जो शेयर थे वो बिक गए, ठीक है। इसके पास 1 लाख शेयर था, जब इसने आईपीओ लॉन्च किया 30,000 शेयर इसका अपना है, 30,000 शेयर इसका अपना है। 1 लाख टोटल शेयर थे, 30,000 इसके अपने हैं, 70,000 के इसने आईपीओ लॉन्च किया, आईपीओ लोगों ने सब्सक्राइब किया, 70,000 के 70,000 जो हैं वो लोगों ने ले लिए, ठीक है। अब जिन 70,000 लोगों ने ये आईपीओ पहली बार ही सब्सक्राइब किया होगा, वो उन्हीं 70,000 लोगों के पास थोड़ी रहेगा, वो तो फिर आगे भी तो चेंज हुआ होगा ना। बात समझ रहे हो, है ना। मार्केट में जो खुले हुए शेयर हैं, इस कंपनी के मार्केट में जो शेयर आ गए हैं वो तो 70,000 ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। एक्स्ट्रा शेयर कोई नहीं निकाल रहा, लेकिन ये 70,000 शेयर भी किन लोगों के बीच में बाई और सेल हो रहे हैं वो ये वाला इंडेक्स आपको बताता है, ठीक है, ठीक है। कभी भी कंपनी नए से जो अपने जो शेयर निकालेगी वो आपको यहां नहीं दिखेंगे, ठीक है। इस कंपनी के जो खुद के 30,000 शेयर हैं वो इसी के पास हैं, ठीक है। आप देखो ये निकालते कैसे हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट है जो इंक्रीज हुई है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी हाइट इंक्रीज हुई, तो वो क्या है? रिलेटिव है ना, है। मैं बोलूं कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो क्या है? रिलेटिव है।
मैं बोलूँ इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया तो किसके हिसाब से इंक्रीज हुआ, है ना, या डिक्रीज हो गया, तो कोई एक वैल्यू थी उस हिसाब से डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया। तो आप बोलोगे कि एक बेस ईयर होता है, ठीक है, जो कि आप देखोगे इन्फ्लेशन में भी होता है बेस ईयर, और जीडीपी कैलकुलेशन में भी एक बेस ईयर होता है ना, कि बेस ईयर से आप कैलकुलेट करते हो कि उस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है। आप देखो कि पहली बारी जब इस कंपनी ने अपना शेयर निकाला होगा, ये 70,000 शेयर, तब मानो इसने एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए, समझ रहे हो। जब पहली बारी इस कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला होगा, मानो कोई नई कंपनी है, उसने पहली बारी अपना आईपीओ निकाला, 70,000 लोगों ने खरीदा, तब एक शेयर 100 रुपए का होता था, ठीक है, तब नई कंपनी थी, किसी को पता नहीं था, तो इसका भी अपना फेस वैल्यू और प्रीमियम निकाल के इसका शेयर का वैल्यू कम था, ठीक है ना। बाद में ये कंपनी बहुत बड़ी होगी, रिलायंस टाटा जितनी बड़ी होगी, है ना, तो आज के टाइम पे इसका शेयर थोड़ी 100 रुपए का बिकेगा। बात समझ आ रही है। लोगों ने आपस में खरीद के उसको और फिर बेच के, खरीद के बेच के, उसके शेयर की कीमत मानो आज के टाइम पे 7,000 रुपए होगी। बात समझ आ रही है। मेरे कहने का, आपको समझाने का मतलब क्या है, अगर आपको कभी सेंसेक्स में आपको समझना है कि भाई ये सेंसेक्स और निफ्टी में होता क्या है, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक कंपनी जो होगी उसने एक टाइम पे कुछ अपने शेयर निकाले होंगे मार्केट में, लेकिन जब उसने निकाले होंगे, मानो वो उसका कोई बेस ईयर है कि भाई मैंने इस टाइम जब पहली बारी अपने शेयर निकाले थे उस टाइम मेरा ये रेट हुआ करता था, ठीक है, और उसके बाद मैंने बहुत एक्सपैंड किया और ये सब किया, तो आज मैं टाटा बिरला बन गया हूं, तो भाई आज मेरे एक शेयर का वैल्यू जो है 7,000 हो गया। तो अब ये इस रेट पे बिकेगा या किस रेट पे बिकेगा, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, वो उसके पास कैपिटल है कि नहीं है, वो बैंक करप्ट हो गया है, उसको बाहर से कहीं से इन्वेस्टमेंट आई, वो और कुछ प्रोजेक्ट इकट्ठे खड़े कर रहा है, मानो टाटा या बिरला ही है, मानो या टाटा या बिरला, या मानो जियो, रिलायंस, ठीक है, मानो रिलायंस जब पहली बार आई थी उसने शेयर निकाला, उसका 100 रुपए का था, आज यहाँ पे सेंसेक्स में आप देख रहे हो कि उसका शेयर जो है वो 700 रुपए का पहुंच गया है, 7,000 रुपए का पहुंच गया है। मानो कल रिलायंस अपना नया अनाउंसमेंट करती है कि हम अपना 5G लॉन्च कर रहे हैं, बात समझ आई, तो 5G लॉन्च कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में क्या है कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कहीं से हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ ये और एक्सपैंड करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, है ना, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके शेयर होल्डर को डिविडेंड से पैसा मिलेगा ना, ठीक बात है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इनका शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। मानो कुछ हो गया कि सरकार ने बोला कि हम डिले कर रहे हैं, 5G हम इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे, है ना, ठीक बात है, बहुत देर से 5G लॉन्च होना चाह रहा है ना, मानो सरकार ने बोला कि अभी डिले हो रहा है, 5G लॉन्च नहीं करेंगे, और ये सब मानो कुछ भी हर्डल आ गए और अभी कंपनी एक्सपैंड ही नहीं कर पा रही है, कंपनी का एक्सपेंशन जो है वो रुक गया है, तो इसके भी यहाँ पे शेयर का वैल्यू जो है वो रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है अचानक से कि रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसका 7,000 का शेयर बिक रहा था वो अचानक से 5,000 का हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई बहुत भारी भरकम नुकसान अगर उसको हो तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ठीक बात है। तो आपको समझाने का मतलब क्या है कि ये जो शेयर है इसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है वो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है या फिर वो स्टैग्नेंट है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वो उसके फेवर में है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें सरकार बोले कि भाई आपको टैक्स में एग्जेम्पशन देंगे, आप कोई भी करंट की एग्जांपल डालो, ठीक है, कोई नई कंपनी आ रही बोल रही है कि आप जैसे रिलायंस ही मानो, रिलायंस बोल रही है कि हम हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे, ठीक है, रिलायंस बोल रही है हम हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे, हम हाइड्रोजन एनर्जी पैदा करेंगे, ठीक है, उन्होंने लगा भी दिया, गुरुग्राम में लगा, ठीक है, रिलायंस का हाइड्रोजन प्लांट। तो ऐसा कुछ नया होगा तो आपको भी लगेगा कंपनी एक्सपैंड कर रही है। अगर मानो कि कुछ सरकार ऐसे कुछ कदम नहीं उठा रही, या आप देखो कि अडानी है, अडानी आप देखो पुराना कुछ एक साल पहले तक वो अंबानी से भी नीचे होता था, है ना अडानी, और आज 5वें नंबर पे आ गया वर्ल्ड में, हाँ एशिया का टॉप रिचेस्ट हो गया ना। क्यों हो गया होगा? आप देखो कि भाई जो भी पोर्ट वगैरह का आपको मैंने बोला वो सागरमाला परियोजना है ना, फिर ये फार्मर से आपको डायरेक्ट वो जो प्राइवेट वाले जाके आजकल फार्मर से भी डायरेक्ट कुछ वीट वगैरह प्रोक्योर कर रहे हैं, कर सकते हैं ना। अभी जरूरी थोड़ी है वो फॉर्मूला जो है वो पास नहीं हुए तो कोई प्राइवेट एंटिटी जाके एग्रीकल्चर वालों फार्मर से डायरेक्ट प्रोक्योर नहीं कर सकती, कर सकती है ना, अभी भी कर सकती है ना। अभी तो हुआ ना, कल परसों हो रहा था पंजाब में, है ना, वीट का प्रोक्योरमेंट किया प्राइवेट कंपनीज ने।
तो ये अडानी का जो शेयर होगा इस कंपनी का, है ना, अडानी ग्रुप ही है इसका नाम, है ना, इसका शेयर अचानक से आप देखोगे कि यहाँ से कहीं इतना नीचे होगा और अचानक से यहाँ चढ़ गए, है ना। बात समझ आ रही है? तो मेरा ये समझाने का मतलब है आपको कि कंपनी जैसे ही ग्रो करेगी उसका शेयर भी ऊपर चढ़ेगा, शेयर ऊपर चढ़ेगा तो लोग भी ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा सब्सक्राइब क्यों करेंगे? शेयर तो मार्केट में उतना ही है ना। बात समझ आ रही है? शेयर तो मार्केट में उतने हैं, तो इसीलिए प्राइस उसका राइस हो रहा है ना। बात समझ आ गई ना। अगर ये यहाँ से और खुले करके अपने शेयर बाहर निकाल देगा, है ना, अगर यहाँ से ये 30,000 वाले शेयर अपने में से 10,000 और बाहर निकाले, वही डिमांड सप्लाई वाली बात है ना, समझ रहे हो ना। सर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं बिटकॉइन के सर। हाँ बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन जो है, जो भी कोई भी चीज जो कि जिस पे लिमिट है ना, बिटकॉइन भी जैसे लिमिटेड है ना, वो उसकी आप एक हद से ज्यादा माइनिंग नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है जिसकी आप जितनी माइनिंग करते हो और जितने माइन हो चुके हैं वही आपस में बिकते रहते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग करना मुश्किल है। वैसे ही क्योंकि ये 70,000 ये लिमिट है, इससे ज़्यादा कंपनी नहीं रिलीज कर रही है, इसकी वजह से इसका प्राइस जो है शेयर का इंक्रीज होता है, और जैसे जितना कंपनी प्रॉफिट करती है उतना ही आपको डिविडेंड भी मिलता है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये सेंसेक्स में काम कैसे करता है, ठीक है, ठीक बात है। वैसे आपसे कोई पूछे कि भाई कुछ ये सेंसेक्स तो ये सबसे दुनिया में पहला, तो आप बोल दो कि भाई ये एम्स्टरडेम में सबसे पहला स्टॉक मार्केट जो था वो सबसे पहले दुनिया में कहाँ आया था, आप बोलोगे एम्स्टरडेम। एशिया में सबसे पहले कहाँ आया था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बस, फिर कुछ आपको इससे ज़्यादा सोचना नहीं है। कोई डेफिनेशन में आपसे पूछ ले एमसीक्यू में कि सेंसेक्स तो वो क्या है, तो आपसे कोई पूछे कि इट इज़ अ नॉर्मल एवरेज ऑफ द 30 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, इट इज़ द एवरेज, ऐसा लिखा हो, इट इज़ द एवरेज ऑफ 30 लिस्ट, इट इज़ द एवरेज ऑफ द शेयर ऑफ द 30 लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं, अभी यहीं पे एक और चीज़ है आपको समझनी, ये जो निकाल रहे हैं कि ये कौन सी 30 कंपनी है यहाँ पे जो लिस्ट होंगी, ठीक है, ये कैसे इन्होंने सेलेक्ट किया कि भाई यही 30 कंपनियां यहाँ पे सेलेक्ट हो सकती है ना। तो आपने क्या वेड एवरेज निकाला है, वेड एवरेज, आपने कंपनी ली, उसका साइज निकाला, कौन सी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, ठीक है। फिर जो बहुत बड़ी बड़ी साइज में बहुत बड़ी कंपनी है, जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जिनके एसेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो वाली टॉप की 30 कंपनी आपने सेलेक्ट की और उनको इसमें वेट असाइन किया, ठीक है, उनको भी वेट असाइन किया, जिसको बोलते हैं वेट एवरेज। वेट कैसे असाइन किया, जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है उसको ज़्यादा वेट दिया, 100 में से उसको ज़्यादा वेट दिया। अभी टेक्निकल मैथ है, मतलब 100 में, जैसे मानो 30 कंपनियां हैं और 100 में से रेट देना है, तो मानो किसी कंपनी को इन्होंने बोला होगा कि 100 में से ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसका 20 से 25% के बीच में इसका वेट एवरेज आएगा, इसके बीच में, समझ रहे हो। 100 में से उस कंपनी को ज़्यादा बाहर दिया है, समझ रहे हो, वेट का मतलब ज़्यादा बाहर देना, है ना। वैसे ही आप कहाँ देखोगे, एक चीज़ होती है जब आगे पढ़ेंगे बासेल नॉर्म, वहाँ पे है CRAR, है ना। ये CRAR क्या होता है, क्रेडिट टू रिस्क वेट एसेट रेशो, ठीक है, क्रेडिट टू रिस्क वेट एसेट रेशो, उसमें भी आपको 9% क्रेडिट रखना है, CRAR मेंटेन करना है, और उसमें भी वो वेट एवरेज निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, कि मैं एग्रीकल्चर को दे दूंगा तो मेरा कितना पैसा वापस नहीं आएगा, है ना, उस हिसाब से वो एवरेज निकालते हैं, ठीक है, वेट एवरेज, वेट। तो इसका मतलब क्या, भार के हिसाब से जो कंपनी बड़ी है उसको एक वेट एवरेज दिया हुआ है। तो आपको अगर कोई पूछे ये सेंसेक्स क्या है, तो आप बोलोगे इट इज द वेट एवरेज ऑफ 30 बिग, नहीं अभी फिलहाल तो 30 है, अभी ज़्यादा कम अगर होंगी तो हम भी न्यूज़ पे नज़र रखेंगे, ठीक है, फिलहाल तो 30 है। वैल्यू है या क्या है? क्या चीज? सेंसेक्स एक इंडेक्स है। जैसे अगर आप बोलो कि मैं अपनी लेंथ नापता हूं, है ना, तो आप क्या बोलोगे, मैं मीटर में नापता हूं, है ना। आप बोलोगे मैं वेट नापता हूं, तो मैं केजी में नापता हूं, है ना। वैसे आप बोलोगे मेरे को सेंसेक्स में शेयर का दाम नापना है, तो आप बोलोगे क्या है, सेंसेक्स जो है वो इंडेक्स है, क्या है, मैंने लिखा ना उसको आपको, सेंसिटिव इंडेक्स, है ना, वो इंडेक्स है जिस पे लिखा हुआ आता है कि कौन सा शेयर जो है वो ऊपर है, कौन सा शेयर नीचे है, ठीक। इंडेक्स क्या शो करता है, सिर्फ वैल्यू, टोटल वैल्यू शो करता है या इंक्रीज वैल्यू शो करता है? वो दोनों वैल्यू शो करता है कि पहले कितना था और अभी कितना इंक्रीज हुआ है, या फिर पहले कितना चल रहा था और अभी कितना डिक्रीज हुआ है। पर डे का शो करता है या इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इसके बाद शो करेगा? पर डे शो करता है ना, बिल्कुल, पर डे, डे खत्म होता है तो पूरा दिन चलता रहता है वो। जैसे डे स्टार्ट हुआ,
यहाँ डे स्टार्ट हुआ, यहाँ डे खत्म हुआ, आपने डे स्टार्ट हुआ और सेंसेक्स सुबह स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, बीएससी ने सुबह काम करना स्टार्ट कर दिया, बीएससी ने सुबह काम करना स्टार्ट किया और लोगों ने सेल परचेज भी स्टार्ट कर दी। सर वैल्यू से समझा। हाँ, जैसे मतलब जैसे ये बीएससी है, जैसे ये बीएससी है और फॉर एग्जांपल मानो ये रिलायंस का शेयर है, मानो रिलायंस का शेयर जब सुबह बीएससी खुली थी तो 3,000 रुपए का बिक रहा था, ठीक है, सुबह बीएससी खुली 9 बजे, शाम को मानो बंद होती है 5 बजे, सुबह इसका जो शेयर था वो 3,000 रुपए का बिक रहा था, 3,000 का कांस्टेंट चल रहा था, फिर बीच में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 31 का हो गया, 3100 का हो गया, फिर वापस से कुछ भी हुआ इसी के अराउंड ही रहा, मानो 3100 का, फिर मानो कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी दोपहर तक कोई बड़ी स्कीम अनाउंस कर दी है ना, तो मानो इसका शेयर अचानक से जम के 4,000 रुपए का हो गया, ठीक है। वैसे इतना होता नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इतना क्यों नहीं होता अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो फिर आपको आएगा कि हाँ जब पहले इसका वैल्यू जब सुबह स्टार्ट किया था तो इतना था और फिर अब इसका वैल्यू जो है वो इतना कम हो गया। अभी ये क्या, ये इंडिविजुअल कंपनी के बारे में आपको बोल रहा हूँ, जो आपको टोटल आता है कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट्स नीचे गिर गया है ना, आपको ये थोड़ी आता है कि एक कंपनी का गिर गया, समझ आ रही है। आपको क्या आता है, सेंसेक्स इतने 7,000 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट नीचे गिर गया, वो वही है कि वो इंडेक्स में जो आपको वेट एवरेज असाइन किया है ना उस हिसाब से कंपनी के पॉइंट है, ठीक है। वो सेंसेक्स जब शाम में निकालता है कि ये कंपनी को इतना पॉइंट मतलब इतना एवरेज था, इस कंपनी का इतना एवरेज, इतना एवरेज, इतना एवरेज, उस हिसाब से वो देखता है कि कितना ड्रॉप हुआ है। अभी इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। वो ये देखता है कि इस कंपनी को इतना वेट असाइन था, इस कंपनी को इतना था, इतना, और इसमें इतना चेंज आया है और उस हिसाब से इतने पॉइंट हमारे ये इंक्रीज हुआ और इतना पॉइंट डिक्रीज हुआ है, तो आपको जो देता है वो एक बड़ी वैल्यू देता है कि इतना पॉइंट डिक्रीज हुआ, इतना पॉइंट इंक्रीज हुआ। फिर आप उसको खोलते हो और आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी चेक करते हो कि यार इसका शेयर कितना ऊपर गया, इसका शेयर कितना नीचे गया। बात समझ आई? हाँ बिल्कुल, माइनस नहीं है वो, अपॉन करके इंटू 100 करके होता है जैसे, ठीक है। तो सभी कंपनीज का जितने भी शेयर इंडेक्स पे शो होता है उसको प्लस करके जो वैल्यू आती है वो होती है शो होती है, क्या चीज? नीचे हुआ या इतना ऊपर हुआ। हाँ, मतलब आपका क्यूमुलेटिव जो उस दिन का आएगा, जो भी क्यूमुलेटिव बनेगा, जो भी क्यूमुलेटिव बनेगा ना सबका जोड़ के, उसके जितने पॉइंट वो ऊपर गया होगा तो आपको ऊपर आएगा कि 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ा, या फिर अगर नीचे गया होगा तो नीचे आएगा, ठीक है। आप देखो, आपने ये सेंसिटिव इंडेक्स, आपने सेंसेक्स पढ़ लिया, इससे ज्यादा तो भाई डिटेल में, इतना भी कोई डिटेल में नहीं पूछेगा। इतना तो इंटरव्यू में भी अगर आप बोलोगे कि मेरे को शेयर बॉन्ड, कि आपको कहीं से कोई सवाल आप कर रहे थे और आपने ऐसे कहीं लिख दिया कि मेरे को हॉबी है सर ये शेयर, तो भी कोई डीप में भी जाएगा तो इससे ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता कुछ। इसमें इससे ज़्यादा डीप तो फिर आप कोई सीए वगैरह हो तो ही आप इससे ज़्यादा डीप में जा सकते हो। इसमें यहाँ से भी कोई सवाल नहीं बनता है, सिर्फ इतना सवाल बनता था जो पहली लाइन आपको बोली थी कि इट इज़ द वेट एवरेज, ठीक है, कि एक वेट एवरेज है। फिर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं, इस शेयर मार्केट में भी एक चीज़ थी, मैंने आपको पहले बताई थी, ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, याद है? मैंने आपको एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बताया था परसों की क्लास में, ठीक है। क्या बताया था मैंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में? कॉल ऑप्शन में फोर्टनाइट का टाइम थोड़ी था, कॉल ऑप्शन में तो एक दिन का टाइम था शायद। कॉल ऑप्शन में एक दिन का टाइम था ना, यहाँ फोर्टनाइट का था क्या? तुम लिखते नहीं हो क्या जो बोर्ड पे लिखते हैं? फिर देखो ना बुक में, कॉपी में। कॉल ऑप्शन में एक दिन का टाइम था या फिर पुट ऑप्शन में था एक दिन का टाइम? कॉल में एक दिन का था मेरे ख्याल से, पुट में फोर्टनाइट था, है ना। देखो जरा, आप लिखते भी हो यार, आप ऐसे मत करो भाई, लिखा करो। लिखोगे नहीं तो कैसे आपको याद रहेगा ये सब? कॉल ऑप्शन 1 डे है,
हाँ तो भाई आप ये लिखा करो, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको ये। हाँ इंटरेस्ट नहीं होता वो तो ठीक है, लेकिन मतलब कौन सा था ये, 1 डे का है और ये 14 डे का है, ठीक है भाई लिख कर रखो क्योंकि ये आपको भूल जाएगा। लिखा हुआ है, पक्का लिखा है? मतलब अचानक से एक दूसरे बैंक ने बैंक टू बैंक था, ठीक है। अभी बैंक टू बैंक एक और तरीके से पैसे लेते थे जिसको बोलते थे रेडी फॉरवर्ड डील, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। रेडी फॉरवर्ड डील, तो ये क्या लिखा था मैंने, एसएम क्या है, क्या बता रहा था मैं, हाँ ये तो हो गया। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, है ना। तो ये शेयर मार्केट में भी एक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है। ये कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन मतलब, इसका मतलब क्या है कि आप खरीद सकते हो बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन। मतलब यू कैन बाई, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो कि यू कैन बाई बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई, ठीक है। मतलब यू कैन बाई बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई। और यहाँ पुट ऑप्शन में भी है कि यू कैन सेल बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल। ठीक है, यू कैन बाई बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई, उस ऑप्शन को आप क्या बोलोगे, कॉल ऑप्शन। और एक चीज़ कि यू कैन सेल बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू सेल, उसको आप बोलोगे पुट ऑप्शन। उससे पहले आप एक और यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक और चीज़ होती है, आपने न्यूज़ में पढ़ी होगी, मेरे को ये अचानक से याद आ गया। एक न्यूज़ में आपने चीज़ पढ़ी होगी जिसका नाम है ETF, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। ये सरकार ने अभी कुछ 2017 के आसपास निकाला था मार्केट में ETF, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सरकार ने 2017 के आसपास ये मार्केट में निकाला था। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या, आप तब से सुन रहे हो कि सरकार बोल रही है हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, डिसइन्वेस्टमेंट से हमें इतना पैसा आएगा और फिर उससे हम कोई नई स्कीम चलाएंगे, ठीक है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है। वो फंड जिसके आगे लगा है वो ऑलमोस्ट सारी सेम ही चीज़ थी, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड था उसमें शेयर बॉन्ड पड़े हुए थे अच्छी क्वालिटी के, हेज फंड था उसमें रिस्की शेयर बॉन्ड पड़े हुए थे, ठीक है। वैसे ही जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, क्योंकि ये सरकार का है, इसमें गवर्नमेंट की PSUs जो हैं उनके कुछ शेयर वगैरह पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की जो PSU हैं जैसे कोल इंडिया और ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ PGCL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, या इंडियन ऑयल या BPCL, है ना। ऐसे बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सरकार की, जिनका सरकार चाह रही थी कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करें, उनका उन्होंने पकड़ के एक ETF निकाल दिया है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इसमें फिर लोग कुछ यहाँ से खरीदते हैं और वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, वैसे ही ये ETF भी काम करता है, ठीक है। बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। ETF जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड एक फंड होता है जिसमें सरकारी PSU वगैरह के शेयर पड़े होते हैं, जिसको लोग सब्सक्राइब करें और उस हिसाब से जो है डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो होगा, लेकिन तब तक कम से कम कुछ तो पैसा मिले। इनको भी अगर एक्सपेंड करना है, मतलब आप समझ रहे हो ना। अगर PSU स्टैग्नेंट हो गई है भाई, वो कुछ काम नहीं कर रही है, जो काम नहीं कर रही थी दिमाग में तो वही था कि उसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो काम नहीं कर रही थी दिमाग में वो था कि उनको डिसइन्वेस्ट करेंगे। बाद में गवर्नमेंट ने अपना स्टांस बदल लिया कि हाँ ठीक है, जो काम नहीं कर रही उसको तो हम डिसइन्वेस्ट करेंगे। हम एक काम करेंगे कि हम ज़्यादा कंपनियां रखेंगे ही नहीं सरकारी, क्योंकि ज़्यादा सरकारी कंपनियां रखने से कंपटीशन कम होता है और उससे प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो जैसे अभी सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी, जैसे इस बार बजट 2022 में बोला था सरकार ने, है ना, कि हम सिर्फ एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी रखेंगे, 2 बड़े बैंक रखेंगे और हम सब डिसइन्वेस्ट कर देंगे सारी चीज़ें, बस जैसे स्पेस और ये रेलवे, ठीक है। यहाँ पे सरकार अपना इसको गवर्नमेंट उसमें रखेगी, बाकी जो है सब हम प्राइवेटाइज कर देंगे, है ना।
ठीक है। वैसे ही सरकार ने यहाँ पे जो है कोल इंडिया, पीजीसीएल वगैरह, इसके भी सरकार जो है शेयर बॉन्ड वगैरह जो है उसको या तो डिसइन्वेस्ट करती है या फिर क्या करती है, किसी और कंपनी को बोलती है कि आप खरीद लो। जैसे एलआईसी ने यहाँ पे बहुत सारा इनका यहाँ से खरीदा हुआ है, पीएसयू का बहुत सारा जो शेयर है वो पीछे से एलआईसी ने खरीदे हुए हैं, ठीक है। अभी इसका भी आईपीओ निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ आपने उसको बेच दिया, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट होती है। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें आप जो है ओनरशिप नहीं दे रहे हो, और एक होता है जिसमें आप ओनरशिप दे देते हो, है ना। मतलब आप अपना स्टेक 49% से कम कर, मतलब 49% पे ले आ रहे हो, ठीक है। उसमें 49 हो गया तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर, उस कंपनी का जो अब सीईओ वगैरह होगा वो भी प्राइवेट कंपनी होगी, है ना। तो अभी जो सरकार कर रही है वो यही वाला डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, वो अपना स्टेक 50% से कम कर रही है, ठीक है। वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं रहना चाहती, अगर 51 भी रहेगा तो भी वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगी, ठीक है। तो वो उसको डिसइन्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसको लोग बोलते हैं कि ये तो आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। प्राइवेटाइज ही हुआ एक टाइप का, क्योंकि वो 50% से कम हो गया, ठीक है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर की बड़ी कंपनी आके अब उसको वो कर लेगी। उसमें भी उन्होंने बड़े सारे बीच में नॉर्म रखे होते हैं कि वो बंदा इंडियन होना चाहिए, इंडियन कंपनी उसको खरीदे, और फिर ऐसे बाहर की कंपनी अगर आई तो एफडीआई में ही पैसा लगा सकती है। ऐसे बहुत सारे नॉर्म होते हैं, ठीक है। कहीं काम में आएगा तो आप पढ़ लें, ऐसे कुछ खास चीज़ नहीं है। तो आप देखो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आपको समझ आ गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। फिर आप देखो ये कॉल और पुट ऑप्शन, तो ये क्या लिखा है कि भाई यू कैन बाई यू बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई। मानो आपने देखा है कि शेयर मार्केट में कुछ ब्रोकर होते हैं, है ना। शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, है ना। शेयर मार्केट में भी कुछ ब्रोकर होते हैं। जो हमारा हर्षित मेहता है वो ऐसा ही एक ब्रोकर था, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। शेयर मार्केट में कुछ ब्रोकर होते हैं और आप उनको बोलते हो कि आप मेरे नाम से इतने शेयर खरीद के रखो, मैं इतने दिन के बाद आपको इतने पैसे दे दूंगा। बात समझ आई। मैं किसी ब्रोकर को बोलता हूँ कि मानो कोई शेयर है जिसकी कीमत चल रही है 120 रुपये, मैंने किसी ब्रोकर को बोला कि तू मेरे नाम से ये 120 रुपये वाला जो शेयर है इसके 100 शेयर खरीद ले। कितने पैसे हो गए, है ना। आगे 2 जीरो को लगाना है उसमें, क्या है ना। मैंने उसको बोला कि इस शेयर का आज दाम, आज इस शेयर का दाम चल रहा था 120 रुपये। मैंने उसको बोला कि तू आज इस शेयर को खरीद ले 120 रुपये का, और 100 रुपये इसकी कीमत है, इतने पैसे मैं तेरे को दूंगा। लेकिन कब दूंगा, आज नहीं दूंगा मैं दूंगा T+5 डेज। मतलब जिस दिन तुमने खरीदा है, इसको क्या बोलते हैं, ये सेटलमेंट का सिस्टम है, सेटलमेंट सिस्टम। अब ब्रोकर ने तो खरीद के रखे हैं, ब्रोकर ने खरीद लिए 120 रुपए के, ठीक है। और T+5 डे क्या है, जिस दिन खरीदे हैं वो T+5 दिन का तुमने मुझे टाइम दिया, और मैं 5 दिन के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा, तब तुम मुझे ये दे देना, ठीक है। अब मानो 2 कंडीशन हुई, या तो ये 120 रुपए का जो था वो हो गया 100 रुपए का, या तो ये 120 रुपए का था वो 150 रुपए का हो गया। बात समझ आई। अब ये 100 रुपए का अगर हो गया तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तुझे बोला था कि तू 120 का खरीदना, पर अब मुझे 100 रुपए का मिल रहा है, तो मैं तो उस बंदे से खरीदूंगा जो मुझे 100 में दिलवाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यू कैन बाई बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई। कि तुमने बोला था कि तुम तो खरीदोगे तो बस ये तो अब तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जेल वगैरह नहीं होगी, ठीक है, ठीक बात है। क्योंकि इसके पास शेयर है भाई, तो ब्रोकर अपने पास रख लेगा, वो तो इस केस में जो उसको 150 रुपया देगा उसको बेच देगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। ये बंदा चाह रहा है कि मेरे को कम में मिल जाए, है ना, तो ये तो उससे खरीदेगा जो इसको 100 में दिल रहा है, ये उसको बेचेगा जो इसका प्राइस जब 150 होगा, तो भाई मैंने तो 120 का खरीदा था, मैं उसको दूंगा जब इसका 150 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको दोनों कंडीशन समझ आ गई। यहाँ पे देर इज यू कैन बाई बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई, और यहाँ पे यू कैन सेल बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू सेल। बात समझ आई। ये कहाँ पर होता है काम, ब्रोकर करता है खरीदने वाले शेयर से, जो मतलब मैं जैसे खरीदना चाहता हूँ शेयर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये T+5 डे का पहले ये सिस्टम चलता था। क्या चीज, ये वाला सेल नहीं करेगा,
हाँ तो नहीं देगा ना पहले वाले को, ये कहीं और से खरीदेगा ना। ये तो सेल नहीं कर रहा है, मतलब ये आप देखो ये 120 रुपये का था और ये 100 रुपये का हो गया, यहाँ पे ये 150 रुपये का हो गया। अभी ये कह रहा है कि मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, मैं तो उससे खरीदूंगा जो मुझे 100 रुपये में दिलवाएगा। तो आपके पास आप खरीद सकते थे बट आपने नहीं खरीदा, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाई, ठीक है। अभी वो 150 रुपये का चढ़ गया है शेयर और इसके पास, अब कोई दूसरा सिनेरियो ले लो ना, यहाँ दूसरा कोई बंदा है, ठीक है, समझाने के लिए है ना, कि अब भाई ये भी बेचना चाहता है पर ये उसको नहीं बेचेगा जिसको 120 का था, ये उसको बेचेगा जिसको 150 का था, ठीक है। तो मतलब ये भी बेच सकता है बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन कि ये भी बेचे। बात समझ आई? ये समझने का बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या होता है। तो आप ये ध्यान में रखना कि ये T+5 क्या था, क्योंकि ये बहुत बड़ी गेम है, आप इसी में बहुत सारी चीज़ें। ये T+5 डेक है, सेटलमेंट का काम है ना, ये सेटलमेंट करने का काम कि T+5 डेज तक। टी मतलब जिस दिन आपने लिया, ठीक है, टी मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन प्लस उसके ऊपर 5 दिन। तो आप देखो, आपको ये सब समझ आ गया, आपको शेयर मार्केट समझ आ गया, आपको म्यूचुअल फंड समझ आ गया, आपको ETF समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि हाँ ETF क्या चीज़ है। ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मानो आपके PSU अच्छे से काम नहीं कर रहे, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका मतलब वो एक लिस्टेड कंपनी है, वो एक लिस्टेड कंपनी है किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं, है ना। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका मतलब वो लिस्टेड कंपनी है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर लिस्टेड है। लेकिन मानो वो जो है प्रॉफिट मेकिंग PSU नहीं है ना, प्रॉफिट मेकिंग PSU नहीं है, तो लोग भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सर जैसे एयर इंडिया जो टाटा को हाँ पर वो तो मतलब एकदम उन्होंने वो कर दिया ना, बेच ही दी ना, वो तो टोटली बेच दी ना, है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉफिट नहीं कर रही है। एयर इंडिया तो लॉस मेकिंग थी, है ना, वो तो लॉस करती थी। मैं कह रहा हूँ वो प्रॉफिट नहीं कर रही है, मतलब है ना, जितना है उतना ही उसका काम चलता है, वो कुछ कमा नहीं रही है। प्रॉफिट मेकिंग और वो तो लॉस मेकिंग थी, उसका बहुत सारा लॉस था इसलिए उसको बेचा। प्रॉफिट नहीं कर रही है, सरकार चाह रही है कि कहीं से पैसा आ जाए, इसको कुछ रिवाइव करें, कुछ तो काम हो। साथ साथ इसका डिसइन्वेस्टमेंट भी करेंगे, कुछ इसके शेयर निकाल के डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा तो उतना तो वो बाद में सरकार सोचेगी। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ शेयर निकालते हैं, लूज करते हैं, अपने कुछ शेयर जो सरकार के PSU में पड़े हैं, अपने कुछ शेयर पड़े हैं ना सरकार के, बोला तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, अपने वहाँ से शेयर कुछ निकाले और कुछ सेलेक्टेड PSU के जिसके वो चाह रही है कि मैं ETF और वहाँ पे लोग कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो मैं एक डब्बा बनाती हूँ, उसमें मैं कुछ कंपनी के शेयर डालती हूँ, PSU के मैं कुछ शेयर डालती हूँ और इसमें कुछ इंटरेस्ट रेट ऐसा रखती हूँ कि लोगों को कुछ मज़ा आए, लोग सोचें कि मैं इसमें सब्सक्राइब करूँ, ठीक है। ऐसा दिमाग में सरकार के विजन था। लेकिन आप देखोगे सरकार ने ऐसा सोचा तो था, लेकिन ये ETF भी कुछ ज़्यादा इसने काम किया नहीं, इसीलिए सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट अब करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार पहले तो सोच रही थी कि मैं अगर इसका ETF बना के मार्केट में लाऊंगी, क्या पता लोग सब्सक्राइब करें, कुछ पैसा मिल जाए, पैसा अगर PSU के पास आ जाएगा तो क्या पता PSU कुछ और काम करे, कुछ एक्सपैंड करे, प्रॉफिट मेकिंग बन जाए, ठीक है। क्या चीज़ एग्जाम्पल बताया तो ये सारी जो आपकी ये जो आपका ETF निकला था 2017 में, जो आपका 2017 में ETF निकला था, उसमें आपका इंडियन ऑयल के भी शेयर थे, PGCL के भी शेयर थे, कोल इंडिया के भी शेयर थे, ये सारी गवर्नमेंट कंपनी है ना, इन सबके शेयर आपके ETF में डाले हुए थे। यही एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये ETF ये 2017 में पहली बार आया क्या, आप बोलोगे नहीं, ये तो 2002 में भी एक बार आया था ETF पहले भी, ठीक है, ठीक है, 2002 में भी एक बार पहले ETF आया था, अभी 2017 में सेकेंड टाइम एक ETF लॉन्च किया गया था। मैं आपसे बोलूं कि ये सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में ये जो आपका स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट जो आप बोलो, ये जो आपका शेयर मार्केट है,
ये जो आपका शेयर मार्केट है, इसके अगेंस्ट में बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो जुआ है, इसको बंद कर देना चाहिए, है ना? ठीक बात है। तो आपको क्या लगता है कि इसको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होती है उससे। आप बताओ, शेयर मार्केट तो अगर कोई बोल रहा है कि ये तो जुआ है, यहाँ पे तो ये आप बस देख रहे हो, कोई आप पैसे लगा रहे हो और फिर ऊपर चढ़ रहा है नीचे गिर रहा है, ये तो जुए की तरह है। अभी इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप देखो कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास पैसा था, ठीक है, मेरा कोई दोस्त है ना, मेरे पास पैसा था, मैंने तो शेयर खरीद लिया। अब मेरे दोस्त ने देखा कि यार वो भी शेयर खरीद रहा था, वो भी कहीं से पैसा उधारी में लेकर आया और उसने शेयर खरीद लिया, है ना। मानो शेयर मार्केट नीचे गिर गया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे पास पैसा था। अब जिसके पास पैसा नहीं था उसका पैसा डूब गया, अभी वो तो कर्जे में चला गया। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए तो ये गेम अच्छी नहीं है ना। तो ये शेयर मार्केट फिर हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सर रखना चाहिए, बट रेगुलेशन। हाँ, मतलब कि आप कुछ ऐसा बताओ ना कि क्यों रखना चाहिए। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना कि रखना चाहिए, है ना, मैं पूछ रहा हूँ क्यों रखना चाहिए। शेयर मार्केट रखना चाहिए ना, आप बोल रहे हो रखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ क्यों रखना चाहिए। कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी एक्सपैंड होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा यूज बढ़ेगी। सर बैंक अकाउंट कंपनी में तो पैसा आ ही रहा था ना, वो तो प्राइमरी मार्केट से भी आ रहा था ना जब वो आईपीओ लॉन्च कर रही थी। वो भी शेयर मार्केट में नहीं आती है। नहीं, शेयर मार्केट में तो मैंने आपको बताया ये सेकेंडरी मार्केट है, बताया ना, अभी तो बना के दिखाया था। कंपनी को एक्सपैंड करना था, कंपनी को पैसा चाहिए, वो तो इसने निकाल दिया ना अपना आईपीओ, सब्सक्राइब करो, पैसा आ गया ना, अभी तो बताया। फिर अगर वो चाह रही होगी कि मेरे को कि नई कंपनी खड़ी करनी है, अब उसमें मेरे को पैसा चाहिए, नई कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर लेगी। बात समझ आ रही है? या ऊपर से कोई एंजल इन्वेस्टर आ जाएगा। एंजल इन्वेस्टर पता है ना आपको क्या होता है ना? देखो अभी यहीं पे 1 मिनट के लिए देख लो, एक होता है एंजल इन्वेस्टर, एक चीज होती है वेंचर कैपिटल फंड, VCF, एक चीज होती है एंजल इन्वेस्टर, एक चीज होती है वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। ये एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर ऐसा कोई अमीर आदमी जिसको कहीं नए स्टार्टअप में कुछ मजा आ जाए, है ना, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? एंजल इन्वेस्टर। उसको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है कि आप स्टार्टअप में, वो ज़्यादा नाक नहीं डालता है कि आप मेरे हिसाब से चलो, आप ये करो वो करो, है ना। वो एंजल इन्वेस्टर है, उसका काम है मैंने पैसा दे दिया, तू काम धंधा कर, कुछ कमाई होगी तो मुझे दे देना, ठीक है। ऐसे जितने भी बड़े बड़े आपके कंपनी है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के ऊपर कोई एंजल इन्वेस्टर था, ठीक है ना, है ना। ये वेंचर कैपिटल फंड, ये भी मतलब ये भी कोई पैसे देने वाली चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये थोड़ा चाहती है कि मेरे हिसाब से आप काम करो। जैसे आपने वो शार्क टैंक देखा था ना, जैसे आपने शार्क टैंक, वो शार्क टैंक क्या था, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, वो मैं उसका एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे ऐसा ही था। वो कंपनी आ रही थी कि मैंने कंपनी खोली है और आप मुझे इन्वेस्टमेंट दो और मैं इतनी आपको इक्विटी देता हूँ अपने कंपनी में, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे जो बैठे हुए जज थे वो बोलते थे कि ठीक है, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, इतनी इक्विटी भी दे देंगे, मतलब इतनी इक्विटी लेंगे, इतना पैसा देंगे, लेकिन तुम ये काम नहीं करोगे, तुम कोई और काम करो, है ना, ऐसा बोलते थे। मतलब ऐसा बता रहा हूँ एग्जाम्पल। वो बोलते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो हमें वाइबल नहीं लगता है, हम पैसा तभी लगाएंगे अगर तुम ये जूते का काम नहीं, तुम कपड़ों का काम खोलो, ठीक है, फिर हम पैसा लगा देंगे, ठीक है। उसको आप बोलोगे कि ये एंजल इन्वेस्टर नहीं है, हाँ ये वेंचर कैपिटल फंड है, पैसा दे रहा है मुझे, लेकिन इसको ज़्यादा उसमें मेरी जो वर्किंग है उसमें इसका ज़्यादा हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप ज़्यादा है, ठीक है। क्या बोलते हैं यार, हिंदी मेरी थोड़ी ऐसी है, हस्तक्षेप ज़्यादा है, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पैसा किसी कंपनी को खड़ी करने के लिए पैसा चाहिए था, या उसको कभी भी पैसा चाहिए, वो अपनी नई कंपनी खड़ा करेगा और आईपीओ लॉन्च करेगा, या एंजल इन्वेस्टर पैसा देगा, या वेंचर कैपिटल फंड पैसा देगा, तो फिर ये शेयर मार्केट की क्या जरूरत है? बात समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सारे बाय करने के लिए तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? इससे कंपनीज को जो रेगुलर यूज के लिए मनी चाहिए होती है वो मिलती है, तो कंपनीज में कंपटीशन होगा, कुछ ऐसा प्रॉपर। रेगुलर यूज के लिए जो कंपनी को पैसा चाहिए वो तो उसका रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है भाई, वहीं से मिलेगा उसको, है ना।
आप क्या कह रहे थे, बाई सेल है ना, बस यही इसका आंसर है। अभी तो बताया यार, इसका इतना बड़ा बड़ा लिखा था कि भाई बाई सेल है ना, अभी तो बोला था मैंने, अभी बताया था कि शेयर मार्केट की जरूरत है भाई, बाई सेल करना है। मैंने कोई गाड़ी खरीदी थी, अब वो पुरानी हो गई है, खटारा हो गई है, मेरा मन नहीं करता है भाई, मैं बेच के नहीं गाड़ी लूंगा, ठीक बात है ना। अभी मैंने कोई शेयर खरीदा है, मुझे नहीं मजा आ रहा है भाई इस शेयर में, कोई मेरे पे कोई वो थोड़ी है ना, ऑब्लिगेशन लग गई है कि भाई अब मैं इसको लेके छाती पे मरूंगा, ऐसा थोड़ी है ना। अभी नहीं मजा आ रहा है भाई, किसी और को बेचूंगा, नया शेयर खरीदूंगा। तो वो बाई सेल के लिए आपको पैसा चाहिए। बस आपसे कोई पूछे कि भाई शेयर मार्केट क्यों जरूरी है, आप बोलोगे क्योंकि किसी ने खरीदा है और उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो बेच के उसे कुछ और कर सके। तो आप बोलोगे बाई सेल के लिए हमें शेयर मार्केट चाहिए। बाकी आप कुछ भी बोलो कि ये क्या है, डेली यूज़ के लिए पैसा चाहिए, डेली यूज़ के पैसा के लिए उसको शेयर से क्या लेना देना भाई, ये बताओ मुझे। कंपनीज को पैसा चाहिए। हाँ, कंपनी को पैसा चाहिए ना, तो क्या हो गया। हाँ, तो वो शेयर लॉन्च किया था ना उसने, उसको पैसा मिल गया है। आपको इन्वेस्टर को अगर पैसा चाहिए किसी और जगह लगाने के लिए, वो सेल कर देगी, सेल कर हाँ, देगा। बेच देगा। उसका जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको होगा कि मैंने इतने में देने हैं, जो उस रेंज में लेगा। जो रेट चल रहा होगा शेयर का, वो जो शेयर मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उतने का ही बिकेगा ना। शेयर मार्केट में 2,000 रुपये का रेट चल रहा है, मानो वो कंपनी नीचे गिर गई, शेयर मार्केट में 2,000 रुपये का रेट चल रहा है, मैंने वो शेयर 3,000 रुपये का खरीदा था, तो ये थोड़ी है कि मैं बोलूंगा मैं तो 2,500 का बेचूंगा भाई, शेयर मार्केट में जो मर्जी रेट हो, ऐसा थोड़ी होगा। उसका तो रेट ही 2,000 हो गया भाई, 2,000 का बिकेगा, उससे कम में बिक सकता है, उससे ये तो थ्रेशोल्ड हो गया उसका। बात समझ आ गई। तो आपको समझ आ गई शेयर मार्केट जरूरी क्यों है। अभी आपको बात समझ आ गई ना सारी, ठीक है। अब आप देखो ये वाला स्कैम क्या है। काम का क्यों है, काम का इसीलिए है क्योंकि यहीं से आपको कुछ सेबी के बारे में पता चलेगा। फिर सेबी इसके बाद है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद ही आया था 1992। 1992 में एक्ट पास किया गया ये सेबी का, सेबी एक्ट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज आप देखो ये हर्षद अल्लम मेहता वाले स्कैम में हुआ क्या है। अभी आपको इतनी नॉलेज होगी है कि आपको ये समझ आ जाए कि अब इसमें क्या हो रहा है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड डील, पहले आप ये समझो। जैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है, लेकिन कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में मैंने आपको बोला था कि पैसा एक दूसरे से लिया लेकिन कोई सिक्योरिटी इशू नहीं की थी, है ना, एक दूसरे को कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई थी। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड डील। इसमें बैंक क्या करता है, मानो ये SBI है और मानो ये HDFC है। अभी इसको कुछ पैसा चाहिए और ये कह रहा है कि मैं RBI के पास जाके पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ सिक्योरिटी पड़ी है, मैं वो HDFC को थोड़ी दिन के लिए दे देता हूँ, HDFC से कुछ पैसा ले लेता हूँ। रेडी फॉरवर्ड डील में क्या होता है, बैंक आपस में पैसा एक दूसरे से लेते हैं कुछ दिन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, 14 दिन के लिए मानो, अप टू 14 डेज, पर उसमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो SBI को कुछ पैसा चाहिए HDFC से, उसने अपनी कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे गिरवी रखी, HDFC ने उस सिक्योरिटी के हिसाब से इसको कुछ पैसा दिया, मनी। तो इसमें इंटरेस्ट रेट लगता है। हाँ सब लगता है, इंटरेस्ट बिल्कुल, जैसे अगर जो भी उस टाइम इनके बीच में चल रहा होगा, ये इसको इनके बीच में आपस में कौन सा इंटरेस्ट रेट लगता है उसको सीबॉर और लिबॉर बोलते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। लंदन इंटर बैंक एक्सचेंज रेट करके ऐसे एक चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। जो वहाँ चलता था पहले हम वही लगाते थे, अभी इंडिया ने चेंज कर लिया, हम दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो SBI को कुछ पैसा चाहिए था HDFC से, उसने अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे गिरवी रखी और बोला कि मुझे उस हिसाब से मनी दो, मैं 14 दिन के बाद आके अपनी सिक्योरिटी आपसे वापस ले लूंगा और कुछ पैसा आपको दूंगा, कितना, इतना, और जितना इंटर बैंक का उस टाइम रेट चल रहा था वो इसका इंटरेस्ट होगा। मानो 1 करोड़ रुपए लिया और फिर 8% उस पर ब्याज भी दे दिया। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। जब यहाँ से SBI इसको सिक्योरिटी इशू करता था तो एक चीज़ होती है जो दूसरा बैंक देता है जिसको बोलते हैं
बैंक रिसिप्ट, BR, बैंक रिसिप्ट, ठीक है, BR, बैंक रिसिप्ट। बस ये हर्षद मेहता स्कैम में बस यही बैंक रिसिप्ट। आप कहीं पर भी पढ़ोगे हर्षद मेहता स्कैम में क्या है, बैंक रिसिप्ट, नकली बैंक रिसिप्ट। उस टाइम क्या होता था, डिजिटल ज़माना नहीं था और ये सिक्योरिटी तो मतलब ये डीमैटेरियलाइज फॉर्म में नहीं थी, आपको ऐसा कागज़ का टुकड़ा रहता था, ये बैंक रिसिप्ट, ये भी कागज़ का टुकड़ा है ना। और उस टाइम ये ब्रोकर जो होते थे ये बड़े ज़्यादा एक्टिव होते थे, ठीक है, ठीक है, ब्रोकर एक्टिव होते थे। और क्योंकि ये ब्रोकर एक्टिव होते थे, इनका डेली का आना जाना, कभी SBI, कभी HDFC, हर जगह आना जाना होता था, तो बाई फेस भी मतलब मैनेजर वगैरह फिर पहचानने लग गए, ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी जैसे मेरे पापा SBI जाते हैं तो वहाँ पे वो हाई हेलो करते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन चले जाते हैं, है ना, बात समझ आई। बैंक रिसिप्ट देता हुआ बैंक रिसिप्ट, यहाँ पे SBI ने अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे इशू की, अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे जमा करवाई और यहाँ पे HDFC ने एक बैंक रिसिप्ट दी। उस बैंक रिसिप्ट के ऊपर लिखा है कि मैंने तुम्हें इतना इतना पैसा दिया है, मैंने तुम्हें इतना इतना पैसा दिया है, तुमने मेरे से इतना पैसा लिया है, तुम्हें इतने दिन के बाद मुझे इतना पैसा लौटाना है। बात समझ आई, ठीक है। उस टाइम ब्रोकर एक्टिव होते थे और ब्रोकर सारी मतलब बैंकों में जाते थे तो ऑलमोस्ट उसको सारे जानते थे। इनमें से ऐसा ही बड़ा ब्रोकर था जिसका नाम था हर्षद मेहता। और फिर वो क्या करता था, पहले वो ब्रोकर था कहीं पे इधर ही, वो दलाल स्ट्रीट पे बाहर खड़े रहते हैं ना, वो खड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके, देखते हैं हमसे शेयर खरीद लो, है ना। उसने क्या करना स्टार्ट किया, वो यहाँ से जाता था कि आपको पैसे की ज़रूरत है क्या, आप ये सिक्योरिटी इशू करो, और फिर दूसरे बैंक से वो BR लेकर आता था, ठीक है। वो BR फिर लेकर आता था। आप समझो इसमें गेम कैसे चल रही है, क्योंकि इसमें 14 दिन का टाइम है आपको रीपे करने का, है ना, ठीक है, 14 दिन का टाइम है रीपे करने का, है ना। मानो मैंने नकली BR बना ली 2-3, ऐसा नकली BR बना ली, ऐसे मैंने 2-3 नकली BR बना ली, ठीक है। और मैं ऐसे अलग अलग बैंक के पास चला गया कि वो बैंक पैसा मांग रहा है, वो BR अब रखो, और फिर उसके से मैं अलग अलग बैंक से बहुत सारा पैसा लेकर आ गया। ये क्या है, फेक BR, क्योंकि आप बना सकते हो ना, क्योंकि कागज़ के फॉर्म में है ना, अभी डीमैटेरियलाइज नहीं हुआ है, डिजिटल फॉर्म में होगा। इसी के बाद जो आपको रिफॉर्म समझाना चाहता हूँ वो क्यों लिए गए यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिफॉर्म क्यों लिए गए, क्योंकि ये दिक्कत थी, आप नकली BR लेके अलग अलग बैंक के पास जाओ और वहाँ से पैसा लेकर आओ। तो इसने क्या किया, ऐसा बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। फिर वो बहुत सारा पैसा जब इकट्ठा कर लिया उसको लगा दिया शेयर मार्केट में, क्योंकि पैसे बैंक को तो वापस कब लौटाने, 14 दिन के बाद ना, है ना। तो 14 दिन का टाइम तो है ना अभी। तो वो क्या करता था, यहाँ से पैसा लेकर आता था, फिर वो सब कहाँ लगा देता, शेयर मार्केट में। फिर वो शेयर मार्केट में सेलेक्टेड शेयर के ऊपर वो टारगेट करता था, ठीक है। जैसे कोई ACC सीमेंट था उस टाइम, ऐसी एक और कोई कंपनी थी मुझे याद नहीं आ रहा, ACC सीमेंट उस टाइम ज़्यादा था, ठीक है। जैसे इसका प्राइस एक टाइम पे 700 चल रहा था, तो इसने इतना खरीदा कि 3000 के पार पहुंचा दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वो बिग बुल, है ना। वो बिग सीरीज आई थी उसमें इसको बोल रहे थे बिग बुल। बिग बुल क्यों, क्योंकि बहुत सारा पैसा कहीं से लेकर आता था और अचानक से शेयर को ऊपर चढ़ा देता था, है ना, बात समझ आ रही है। और फिर यहाँ से जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ गया, फिर अचानक से बेचेगा और इसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, फिर कुछ प्रॉफिट यहाँ से आके इन बैंकों को वापस करेगा, बात समझ आई। फिर कहीं और से पैसा ले लेगा, फिर वहाँ से 14 दिन का टाइम मिल जाएगा, बात समझ आ रही है, ठीक बात है ना। जब 14 दिन का विंडो है ही, तो फिर कहीं और से पैसा लाएगा, फिर उसको यहाँ पे घुमाएगा। अभी उसको वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना, शेयर मार्केट में, कि इनको देने के बाद भी इसके पास पैसा बच जाता था, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। कुछ ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें क्या ही बताना। तो इसीलिए इसको बिग बुल यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा खरीदारी करके इसको शेयर मार्केट को ऊपर चढ़ाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके क्या होने लगा, वो एक जर्नलिस्ट थी जिसका नाम था सुचेता दलाल शायद, है ना। सुचेता दलाल नाम की एक जर्नलिस्ट थी। उसने देखा कि अचानक से ये शेयर के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, और ये वो उसका काम था, मतलब ये जर्नलिस्ट थी, पर वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। वो देख रही थी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसको लग रहा था कि अभी ये नॉर्मल ब्रोकर था और फिर इतना अमीर हो गया, अचानक से अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली इसने, इन्वेस्टमेंट कंपनी, और फिर पूरा पहले सिर्फ वहाँ खड़ा होकर शेयर बेचता था, बाद में फिर अपनी कंपनी बना ली, है ना। तो दिखेगा ना सबको, आज किसी की आंखों के सामने इतना अमीर हो रहा।
तो बस फिर उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको पता चला कि हाँ ये तो बहुत सारी नकली BR ये कहीं से लेकर आया है, SBI, और इसमें वो नेशनल हाउसिंग बैंक आपको बताया था ना मैंने, वो हर्षद मेहता स्कैम में हम देखेंगे, है ना। तो वहाँ से पता चला कि SBI और ये नेशनल हाउसिंग बैंक, यहाँ सबका पैसा इसने लिया था और वो उससे ये शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है ना। एक तो वो सुचेता दलाल ने बताया, और वैसे ही ये जैसे बियर ये बिग बुल है, वैसे ही एक बियर कार्टेल भी होगा ना, ऐसे बियर वाले लोगों का भी कार्टेल होगा, है ना, जो चाहते हैं कि नीचे रहे शेयर का दाम, वो भी कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन लाएंगे कि देखो भाई ये तो कहीं से मैनिपुलेट कर रहा है, इतना ज़्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है कि ये इतना ज़्यादा शेयर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो बस फिर ये वही इसको पकड़ लिया गया, फिर बाद में धीरे धीरे करके पता चला कि इसने तो पैसा लिया है। फिर ये सब SBI, नेशनल हाउसिंग बैंक, इनके जो मैनेजर वगैरह थे उनका इन्वेस्टिगेट किया, फिर पता चला हाँ उन्होंने इसको नकली BR दिया था, और ऐसे करके आपको ये स्कैम हुआ, इसको पकड़ लिया गया, फिर मर गया, ठीक है। समझ आ गया ना आपको इसमें क्या हुआ था? समझ आ गया तो फिर आप देखो एक और चीज़, ये हर्षद मेहता के साथ एक और बंदा होता है जिसको बोलते हैं केतन पारिक। फिर इसका भी यही काम है, ये भी सेम काम करता था। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि ये 1991 के आसपास की बात थी, ये वाली नहीं, हर्षद मेहता वाली। ये हर्षद मेहता वाली 1991 के आसपास की बात थी। आप देखो 1991 के आसपास सेबी तो था, सेबी था। आप देखो कि मतलब 1992 में एक्ट के थ्रू बना है, 1990 में एक्ट के थ्रू बना है, एक्ट के थ्रू में बना है तो आप क्या बोलोगे? स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, है ना। अब देखो 1991 के आसपास ये स्कैम चलना स्टार्ट हुआ और फिर चलता रहा, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, फिर 2002 के आसपास आके कुछ ये खत्म हुआ था, ठीक है, हर्षद मेहता वाला। आप देखो सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, फिर भी इसके पास इससे पहले जब ये होना स्टार्ट हुआ था, ये 1989 से होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हर साल कुछ ना कुछ पता चल रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये शेयर मार्केट के ऊपर इन्वेस्टिगेट सारे बैंक बोल रहे थे RBI को, RBI के गवर्नर को। ये सुचेता दलाल वगैरह किसके पीछे पड़े थे? RBI के गवर्नर को, कि आप जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करो, ये नेशनल हाउसिंग बैंक ने इतना पैसा कहाँ से किया और ये दूसरे बैंक से, और कहाँ एक कोऑपरेटिव वगैरह बैंक होते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक, उधर से भी बहुत सारा पैसा लेकर आया। तो RBI को बोला गया ये आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो, पर RBI ने बोला कि ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ यहाँ पे बैंक में, पर ये शेयर मार्केट में क्या चल रहा है इसको तो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी जो थी, इसको इसके बाद मतलब पहले ये नॉर्मल बॉडी थी, मैंने बोला नॉर्मल बॉडी थी, लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था इसका, ठीक है। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाता है तो उसका एक एक्ट बन जाता है, एक्ट बनने के बाद उसके बाद ज़्यादा पावर आ जाती है ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो इसको एक तो ये बनाया गया क्योंकि ये स्कैम हुआ था, इसके बाद आप देखोगे सेबी का राइज यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया और इसको कुछ पावर दिए गए, कुछ पावर दिए गए। पावर क्या दिए गए? ये ओवर द पीरियड इसके पावर इंक्रीज हुए हैं अप टिल ये जहाँ पे आपका केतन पारिक स्कैम 2002 के आसपास होगा। क्या पावर? हाँ ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप अपने बंदे लेके जा सकते हो, वो रेड वगैरह मार सकते हैं, फिर आप कुछ अपनी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर सकते हो, वो आप फिर दूसरी जो कंपनी है उनके साथ, जैसे CBI वगैरह के साथ जो है, क्योंकि ये सेबी और ये क्या शेयर मार्केट और मतलब किसका करप्शन का एक चार्ज हुआ ना, समझ रहे हो। और ये CBI वो भी तो करप्शन का चार्ज देखती है ना, तो आप मतलब दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कुछ तालमेल बनाओ और आप उनके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन में अपने बंदे भी यहाँ से भेज सकते हो, है ना, समझ रहे हो। तो ये ऐसे एक्स्ट्रा पावर वगैरह यहाँ पे सेबी को भी दी गई। तो ये केतन पारिक वाले स्कैम में क्या हुआ? भाई सेम स्कैम, लेकिन इसने क्या किया, इसने पर्टिकुलरली कौन सी कंपनी को टारगेट किया? IT कंपनीज को, ठीक है, ठीक बात है। इसने क्या किया, इसको पता चल गया कि अगर मैं सेलेक्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो सेम गेम खेल सकता हूं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हर्षद मेहता अंदर हुआ है, तो अगर मैं ये सीमेंट या फिर कोई रियल एस्टेट बिल्डिंग वाले
स्टॉक को शेयर को ऊपर बढ़ाऊंगा तो सेबी अब मुझ पर नज़र रख रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये आईटी कंपनी इसके शेयर खरीदे। पैसा कहाँ से लेकर आया, कहीं कोऑपरेटिव बैंक वगैरह से कहीं से पैसा लेकर आया, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक 3 4 10 कोऑपरेटिव बैंक के पास जाके पैसा उठा के लाया और ये आईटी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। 2002 का टाइम, आईटी कंपनी वैसे भी बूम कर रही थी, तो यहाँ पे अगर शेयर का दाम ऊपर भी चढ़ जाएगा तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। आईटी कंपनी का अगर यहाँ पे शेयर का दाम ऊपर भी चढ़ जाएगा तो भी सेबी उतना ध्यान नहीं देगी। पर फिर कुछ टाइम के बाद ये भी धीरे धीरे करके और भी एक्सपैंड करने लगा, फिर आईटी कंपनी से इसका मन भर गया, फिर इसने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया। पर स्टार्टिंग में इसका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि मैं आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर इसको भी पकड़ लिया गया और इसको भी बाद में जेल हो गई। क्या सेम, हर्षद मेहता और केतन पारिक सेम चीज़। कौन सा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्या चीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था या 2002 में आया था? 2002 में आया था ना। आईटी एक्ट 2002 है शायद, हाँ दो, फिर हाँ ठीक है, देख लेना भाई, डेट वेट का मुझे पता नहीं है ज़्यादा, डेट वेट आप देखो, ठीक है। तो आप देखो ये 2 स्कैम आपको पता होने चाहिए मेन जो शेयर मार्केट में हुए। तो फिर इसके बाद सेबी ने किया क्या, इसके बाद सेबी को क्या समझ आई कि क्या करना चाहिए। 2 चीज़ें की सेबी ने, 2 बड़े रिफॉर्म लाए। एक बड़ा रिफॉर्म लाया कि भाई ये जो T+5 डे वाला आपका सिस्टम है ना, कि आप शेयर खरीद लेते हो और 5-5 दिन का आपका सेटलमेंट टाइम है, ठीक है। एक तो आप पहले उसको कम करो, क्योंकि जब इतना सेटलमेंट टाइम होता है और कोई खरीद के रखता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कि आप बाद में खरीदो या ना खरीदो। अगर आप इस ड्यूरेशन को कम करोगे, एटलीस्ट जिसने खरीदे हैं वो जल्दी से पैसे देगा और वो डील जल्दी खत्म होगी, क्लोज होगी, ठीक है। डील जल्दी क्लोज होनी चाहिए। इतना ज़्यादा टाइम मिलता है तो उससे कुछ फ्रॉड होने का खतरा ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो उसने पहले तो ये T+5 सेटलमेंट डेज था उसको कम करके T+2 डेज पे लाया, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम, एक चीज़ थी जिसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम, उसको किया इंट्रोड्यूस, ठीक है। जैसे आपके घर पे वो फ्यूज़ लगा होता है और बाहर वो MCB लगे होते हैं ना, वोल्टेज जैसे ही बढ़ती है आपका MCB ट्रिप हो जाता है ना, ठीक बात है। वैसा ही एक सिस्टम लाया जिसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम। अभी सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम में क्या किया गया, सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम का एक काम है, ये काम क्या करता है, ये सेंसेक्स में देखता रहता है कि कौन सी कंपनी के शेयर कितना चेंज हो रहा है एक दिन में, ठीक है। ये सेंसेक्स में देखता रहता है कि कौन सी कंपनी का शेयर में कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो परसेंट वाइज निकालता है। जैसे मानो कि किसी कंपनी का अचानक से 10% इंक्रीज हो गया शेयर में, ठीक है, तो आपका सेंसेक्स 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। मानो कोई अचानक से बहुत पैसा लेकर आया और किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीद रहा है अचानक से, ठीक है। तो अगर अचानक से उनको लगेगा कि 10% इस कंपनी के शेयर में तब्दीली हुई है अचानक से एक ही दिन में, है ना, आप समझ रहे हो, हाँ फ्लक्चुएशन है ना, 10% फ्लक्चुएशन अगर आए, मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। जैसे मतलब एग्जांपल कि अगर 10% हुआ तो ऐसा 1 घंटे के लिए आपने शेयर मार्केट बंद कर दिया। ऐसे मानो 20% का उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आया तो ऐसा 2 घंटे के लिए बंद कर दिया। फिर आप मानो ऐसे 50% का फ्लक्चुएशन आ गया, किसी का शेयर का प्राइस इतना अचानक से बढ़ गया तो ऐसे फुल डे के लिए आपका शेयर मार्केट को उस दिन बंद कर देते हैं। बाय करने से होता है, सेल करने से होता है। क्या चीज़, शेयर की वैल्यू बाय से बढ़ती है, सेल से। बाय करने से बढ़ती है ना। अगर मैं 100 रुपये का शेयर खरीदता जा रहा हूँ तो 100 रुपये के हिसाब से ही खरीद रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद नहीं आप समझ नहीं रहे। अगर मानो कोई शेयर था जो 100 रुपये का था, ठीक है, और दिन स्टार्ट हुआ तो वो 100 रुपये का चल रहा था, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे, तो वही डिमांड सप्लाई वाली बात है ना भाई। 100 रुपये का चल रहा था तब फिर वो थोड़ी देर टाइम के बाद 100 का नहीं बचेगा ना। जब लोगों को दिखेगा कि भाई वो शेयर खरीदने के लिए इतनी सारी जनता है तो फिर 100 का थोड़ी रहेगा। उसकी वैल्यू कौन बढ़ाता है? यही तो ब्रोकर ही तो मैनिपुलेट करता था ना। ये जो ब्रोकर होते थे ना, मैंने आपको बोला दलाल स्ट्रीट पे ये ब्रोकर रहते हैं ना, ये ब्रोकर देखते रहते हैं कि अभी इस केस में और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इनको मिलती थी कि ये कंपनी कोई और काम करने वाली है या ये कंपनी कुछ और करने वाली है, तो उनको पता रहता था कि इसका मैं पहले से ही बोल के इसका इतना बढ़ा देता हूँ, फिर बाद में इसको सस्ते दाम पे बेच दूंगा। बात समझ रहे हो? सर
जी तो वो सेंसेक्स बंद हो जाएगा, जी। है ना? तो उसमें 29 कंपनीज पे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नहीं, मैंने क्या बोला, किसी एक कंपनी नहीं, मैंने बोला ऐसा टोटल सेंसेक्स का जो पॉइंट है ना, उसमें ऐसा 10% का अगर उछाला जाए, ठीक है, ठीक है, जो आपका सेंसेक्स है अचानक से उसके पॉइंट में, जो सेंसेक्स का पूरा पॉइंट होता है उसमें 10% का अगर उछाला जाए तो उनको लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ी हुई है, 1 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग बंद करते हैं। ऐसे 20% 50% अगर बहुत 50% तक फ्लक्चुएशन आ रही है तो उस दिन के लिए आपका ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ खरीदने पे है, ये 2 वे है, ठीक है, ये 2 वे है। अगर बढ़ेगा तो भी बंद हो जाता है, अगर घटेगा तो भी बंद हो जाता है। अचानक से कोई बियर कार्टेल एक्टिव हो जाए, है ना, और वो अचानक से कोई धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट कर दे, है ना, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए उस ड्यूरेशन के लिए फिर वो बंद कर देते हैं, ठीक है। सर ये टाइम फिक्स होता है 10% ऑन ये बना ये कुछ फिक्स नहीं है, ये फिक्स है कि 1 घंटे के लिए बंद होता है, ये यहाँ पे बंद होता है, इसको आपको थोड़ी याद रखना है। ये मैं समझा रहा हूँ आपसे, कोई नहीं पूछेगा भाई, ये आपसे कोई थोड़ी पूछेगा कि ऐसे कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा मेंस में, राइट डाउन द सेलेंट फीचर ऑफ ये सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ सेबी, ऐसे थोड़ी कोई पूछेगा। या आपकी समझ के लिए कि आपको पता हो कि हाँ ठीक है, ऐसा परसेंटेज में इंक्रीज होता है तो उस देर के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग समझाने के लिए कि सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब ये सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम जो है, क्या बता रहा था मैं यार, हाँ, सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम 2 चीज़ में इफेक्ट और होता है जब फिर से बंद हो सकता है। 2 चीज़ें इसको और इफेक्ट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम इसी वजह से बंद हो, ठीक है। 2 चीज़ें और हैं जब ये बंद होता है, एक है जब आपका इक्विनॉक्स होता है ना, एक जब आपका इक्विनॉक्स होगा और दूसरा जब आपका कुछ ऐसा सोलर फ्लेयर वगैरह होगा। सॉल्स्टिस में नहीं बंद होता है, या कोई सैटेलाइट वगैरह आपको बोलेंगे कि भाई, मैं बताता हूँ कैसे। आप देखो ये इक्विनॉक्स क्या चीज़ होती है, इक्विनॉक्स आपको पता है ना क्या होता है ना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ मार्च और सितंबर, है ना, तो मतलब डेज और नाइट इक्वल है ना। फिर एक चीज़ होती है, अब ये सारा काम चल रहा है तो इसके लिए भाई सैटेलाइट ऊपर से काम कर रही है ना, तभी तो ये सारा काम चल रहा है ना। अभी सैटेलाइट ये काम कर रही है तो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ सोलर फ्लेयर होता है। आपको बोलते हैं कि आज सोलर फ्लेयर है। सोलर फ्लेयर क्या होता है, वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सोलर विंड्स होती हैं, है ना। यहाँ से सन की सोलर विंड्स होती हैं, जैसे ये सन है तो इसकी यहाँ पे सोलर विंड्स है, मानो अर्थ है, इसकी अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहाँ सोलर फ्लेयर जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक ऑरोरा होता है जिसको आप बोलते हो ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना। नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं आप उसको, वो रंग बिरंगी कलर की ग्रीन लाइट आपको दिखती है आकाश में, आपने फोटो देखी होंगी उसकी, है ना, देखी है ना। वो क्यों पैदा होती हैं, वो कहाँ पैदा होती हैं, आपने देखा होगा, या तो कंट्री के मतलब यहाँ पैदा होती हैं या यहाँ होती है ना। यहाँ जो होती हैं उनको बोलते हो सदर्न लाइट, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और ऊपर जो होती हैं ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। और यहाँ क्यों होती हैं, यहाँ क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बात समझ आ रही है, जब आप ऐसे बनाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा पास आती थी ना, इधर तो जाके वो दूर हो जाती है ना, ऐसे इधर ज़्यादा होती हैं, अब नीचे भी आएंगी तो इधर ज़्यादा होंगी, है ना, तो इधर ज़्यादा वो, बात समझ आ रही है। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ तो आपका सोलर फ्लेयर होगा तो आपको डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज वो पहले ही बता देगा कि आप तो सोलर फ्लेयर है, आज आपका थोड़ी देर के लिए सनसेट जो है वो हम बंद करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, अगर इक्विनॉक्स है तो आप देखो सैटेलाइट जो होती है उसको आप ऐसे 36,000 फीट की, मतलब 36,000 की ऊंचाई पे आप उसको आकाश में भेजते हो, है ना, भेजते हो। ये वाली जो सैटेलाइट होती है उसको आप बोलते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है कि आप धरती पे उसको कहीं से भी देखो आपको दिखेगा कि वो एक ही जगह पे है, ठीक है, ठीक है, ठीक बात है ना। तो अगर इक्विनॉक्स होगा और दिन और रात इक्वल होंगे
तो अब आप मान के चलो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये सूरज है, ये आपकी अर्थ है और ये सैटेलाइट यहाँ बीच में आ गई है कहीं पे, ठीक है, ठीक बात है, ये सूरज, ये अर्थ और आपकी ये सैटेलाइट बीच में आ गई है, तो तब भी ये काम करना बंद कर देती है। आप बोलोगे इक्विनॉक्स है, तो इक्विनॉक्स में काम नहीं करती है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि सैटेलाइट भाई यहाँ पे जब सन की जो ज़्यादा रेडिएशन पड़ती है ना, अगर ये बीच में आ गया तो अच्छे से सैटेलाइट काम नहीं कर पाते। सोलर फ्लेयर में भी सेम ही चीज़ है, सोलर फ्लेयर में भी सेम ही चीज़ है और इसमें भी सेम ही चीज़ है। बस अभी मैं कैसे, अभी देखो अगर सोलर फ्लेयर है, अगर सोलर फ्लेयर है तो अभी क्या है कि सिर्फ एक सैटेलाइट से आपका ये काम नहीं चल रहा होगा, ठीक है। अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ये एक पर्टिकुलर सैटेलाइट है उसी से आपका पूरा सेंसेक्स चलता है ना, अभी बहुत सारी सैटेलाइट रहती हैं। अभी यहाँ से भी आप कुछ ले रहे हो, भी इसका कुछ चीज़ एक सैटेलाइट से आ रही है, कुछ चीज़ दूसरी सैटेलाइट से आ रही है, तो ऐसा कि कभी ज़्यादा सोलर फ्लेयर है तो ज़्यादा सोलर फ्लेयर होता है तो आपको ऐसे भी मना करते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, जैसे आपका वो ग्रहण वगैरह भी होता है, आपको बोलते हैं बाहर नहीं जाना है। तो ऐसा सोलर फ्लेयर जब ज़्यादा होता है तो ऐसा बोला गया है दो कंडीशन की, अगर सोलर फ्लेयर होगा तो भी आपका सेंसेक्स हम बंद रखेंगे, और अगर आपका इक्विनॉक्स है तो भी आप अपना सेंसेक्स को बंद रखोगे। और दूसरी दो कंडीशन क्या है भाई, अगर आपका ये अचानक से इंक्रीज़ हो जाए तो भी आप बंद रखोगे, और अगर अचानक से डिक्रीज़ हो जाए तो भी आप बंद रखोगे। और कुछ भी नहीं, खत्म हो गया यहाँ तक आपका। आप बोलोगे कि भाई सेबी में ये रिफॉर्म लाए गए इस स्कैम के बाद, क्या सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम लाया गया। अभी आपसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई ये नहीं बोलेगा क्रिटिकली इवेल्युएट हर्षद मेहता स्कैम, ऐसा नहीं। मतलब ओवर द ईयर्स वी हैव सीन वेरियस फाइनेंशियल स्कैम्स इन द शेयर मार्केट, है ना। व्हाट ऑल स्टेप्स सेबी हैज़ टेकन इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसा करके। तो आप उसमें फिर ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है, कि उसको वहाँ पे पावर दी और फिर वो सीबीआई के साथ काम कर सकती है और ये प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। फिर सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम लाया गया, इंक्रीज़ होगा तो भी बंद होगा, डिक्रीज़ होगा तो भी बंद होगा। फिर आप ये सारा उसको मिक्स करके कुछ एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सर अभी एक स्कैम हुआ था ना सर, सुब्रमण्यम और योगी, हमारी योगी, सर उसमें क्या होगा? क्या चीज़, कौन सा? सर सुब्रमण्यम सर और हिमालयन योगी कुछ ऐसा स्कैम। मैंने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं, अगर तो मैं ऐसा बता नहीं पाऊँगा, अगर मैं देखूँगा तो मैं बता दूँगा। सर उसको वो बना दिया था। ओह ओके ओके, आप वो कहना चाह रहे हो, मेरे ख्याल से वो कौन सी बैंक की वो है, बैंक, हाँ शेयर मार्केट तो ठीक है, वो किसी बैंक की चेयरमैन थी और उसने बोला कि मैं साधु से अपना वो जो बोलते हैं वही मैं करती थी, वो ऐसा वाला स्कैम था ना, वो कोई वही था ना। हाँ कुछ तो था, मैंने देखा था न्यूज़ में, कुछ तो कह रही थी वो कि वो साधु कुछ मेरे को बोलता था वैसा वैसा करने के लिए, इसलिए मैंने वैसा वैसा किया, ऐसा ही था ना, पता नहीं वो, मुझे तो पता नहीं। ये कोई इतना काम का नहीं है। आप देखोगे अगर काम का कोई स्कैम होगा तो एक हम और आगे पढ़ेंगे, एक वीडियोकॉन वाला स्कैम चल रहा था, है ना। आपने देखा होगा, वो एक बैंक की मैनेजर थी और उसका पति वो वीडियोकॉन में था, तो उसको उसने पैसा दे दिया था बहुत सारा। अश्नीर ग्रोवर वाला स्कैम थोड़ी है, अश्नीर ग्रोवर वाला स्कैम थोड़ी है। उसको तो बस ये बोला कि आप भारत पे छोड़ दो, उसको तो बोला आप भारत पे छोड़ दो, बस। उसमें स्कैम क्या है? सर लेकिन बाद में वो जो उन्होंने वो केस कराया था उसकी वाइफ का, वो तो छोड़ गया था। पता नहीं, मैंने देखा नहीं फिर इसका मतलब। पहले तो मान रहा था ना सर कि मेरे को 4000 करोड़ चाहिए, लेकिन हाँ। जब बाद में सीबीआई ने सर इंक्वायरी बिठाई उसकी वाइफ पे, तो बाद में सर उसने पैसे भी लिए छोड़ दिए। पता नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या चीज़? हाँ मसाला बॉन्ड भी है, मैं बताऊँ वो क्या है? अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, मसाला बॉन्ड क्या चीज़ होती है। मैंने आपको कहा था अगर आपको शेयर इशू करना है, मैंने बोला था अगर आपको शेयर इशू करना है तो आपको दूसरी कंट्री में जाके एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, ADR। ये मसाला बॉन्ड क्या है कि आपको बॉन्ड इशू करना है। अगर कोई कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करती है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड,
तो आप उसको बोलते हो मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड विच इज़ इशूड इन सम अदर कंट्री। मतलब क्या, आपने वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट देखी, उसमें पैसा जो था वो डॉलर में लिया गया था, ठीक है, उसमें पैसा डॉलर में लिया गया था। यहाँ पे जो पैसा होता है वो रुपी में लिया जाता है। रुपी में कैसे लिया जाता है भाई, वहाँ पे रहता है ना सबका, जैसे यहाँ पे वो क्या होता है, वो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह है ना, फॉरेन एक्सचेंज रहते हैं ना। कैसा, एक तो आप आरबीआई में जाके अपना पैसा चेंज करवा सकते हो, एक आप वो दुकानें रहती हैं है ना, जैसे फॉरेन से लोग आते हैं कुछ डॉलर वगैरह लेके, फिर वो दिल्ली में किसी दुकान में जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, फिर वहाँ से वो रुपी ले लेते हैं है ना, पर वो फिर उसका वो कम पैसे देते हैं एज कम्पेयर टू आरबीआई है ना, पर उनको टाइम बचाना होता है तो वो फिर वो वहाँ से कर लेते हैं है ना। जैसे $1 चल रहा होगा 70 रुपये का है ना, तो ये इस दुकान से खरीदोगे तो $1 आपको वो 80 रुपये का देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर वो पूरा आरबीआई वगैरह जाना पड़ेगा। तो ये मसाला बॉन्ड का क्या डेफिनेशन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज़ रूपी डिनोमिनेटेड। अगर ये यूएस में भी इशू होगा तो किस में होगा, रुपी में। इसमें लिखा होगा कि ये बॉन्ड जो है इसमें हम आपसे जैसे 2000 रुपये ले रहे हैं, 2000 रुपये ले रहे हैं और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बस इसका ये मतलब है। मसाला बॉन्ड का आपका डेफिनेशन है, इट इज़ अ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कि रूपी में इशू होता है लेकिन किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है। सर ये तो चेंज करके लाया गया था। क्या चीज़, हाँ मतलब क्या चीज़ चेंज करके लाई गई थी, समझ नहीं आया था। हाँ आप पढ़ के आना फिर मुझे बताना, फिर मैं बता दूंगा। एडीआर है, ये सभी कंट्रीज में एडीआर से ही नहीं, मैंने आपको बोला था ना यूरोप में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, मैंने बोला था वो यहाँ पे एडीआर है, इंडिया में क्या है, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना। आपको क्या समझना है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये आगे वाला तो चलो इसका वो है ना, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ के आना कि आपको पूछना क्या है, ठीक है।